जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 एपिसोड 1 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हमें 1968 का समय दिखाया जाता है, जहां पे एक टॉक शो चल रहा होता है और वहां पे दो एपिडेमियोलॉजिस्ट आए होते हैं। वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में पैंडेमिक कैसे आ सकता है। डॉक्टर न्यूमैन उस इंटरव्यू में बताते हैं कि पैंडेमिक एक फंगल इन्फेक्शन के थ्रू भी आ सकता है, क्योंकि फंगाई के अंदर वो पावर होती है कि वो इंसान के माइंड के अंदर भी जा सकते हैं और वो इंसान के दिमाग को कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो यही बताते हैं कि अगर वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा गर्मी झेलेगा तो उसकी वजह से फंगस पैदा होंगे और इन्फेक्शन हो जाएंगे, जिससे इंसान की प्रजाति खत्म होने के तागात पे आ जाएगी और इस चीज का कोई भी क्योर नहीं बन पाएगा। फिर कहानी सन 2003 में शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम सारा मिलर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने पिता जोएल के साथ अपने घर में रहती थी। उस दिन उसके पिता का बर्थडे होता है तो वो अपने पिता को उठाने जाती है और उसके बाद वो जोएल के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, क्योंकि उस दिन उसका बर्थडे था। जोएल अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और वो उसके बिना नहीं रह सकता था, और सारा भी अपने पिता से उतना ही प्यार करती थी। तभी जोएल का भाई टॉमी वहाँ पे उन्हें ज्वाइन करता है, जो कि अपने भाई को काम पे जाने के लिए पिकअप करने आया था। वो दोनों भाई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया करते थे और उस दिन जोएल का 36th बर्थडे था, लेकिन फिर भी वो डबल काम करने वाला था, इसीलिए वो सारा को कहता है कि वो ओवर टाइम करके आएगा। सारा इससे काफी नाराज हो जाती है, तो वो उससे कहता है कि वो 9 बजे तक वापस आ जाएगा और वो अपने साथ केक भी लाएगा और वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तभी टॉमी वहाँ पे रेडियो ऑन करता है तो उन्हें पता चलता है कि जकार्ता में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, जिसे सुन के वो तीनों उसे इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद तीनों जब बाहर जाने वाले होते हैं तो सारा अपने पिता के रूम में जाती है और उसकी टूटी हुई घड़ी को ले लेती है और उसके ड्रॉर से कुछ पैसे भी लेती है, जहाँ पे उसे उसका चाकू भी मिलता है, जिसे वो वापस रख देती है और उसके बाद वो अपने पिता के पास चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो जोएल अपने नेबर से बात कर रहा था, जो कि उनसे कहता है कि अगर उसे लेट हो तो वो उसकी बेटी का ख्याल रखे। उसके नेबर होते हैं एक कपल और उनकी एक बूढ़ी माँ, जो कि बोल और सुन नहीं सकती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। उसके बाद वो तीनों अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं और हमें उनकी बातों से पता चलता है कि टॉमी एक सोल्जर रह चुका है। स्कूल खत्म होने के बाद सारा एक वॉच की दुकान पे जाती है, जहाँ पे वो अपने पिता की घड़ी को रिपेयर करवाने लगती है। तभी उस शॉप के ओनर की वाइफ वहाँ पर आती है, जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो अपने पति से कहती है कि वो वॉच रिपेयर करना बंद करे और उस लड़की को यहाँ से भेज दे। वो लेडी सारा को उसकी घड़ी देती है और उसे अपनी दुकान से बाहर कर देती है और उसके बाद वो क्लोज वाला बोर्ड लगा देती है और सारा ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर दोपहर में ही उसने दुकान क्यों बंद कर दी। उसके बाद सारा अपने घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके पिता अभी नहीं लौटे हैं, इसीलिए वो अपने पड़ोसी के घर चली जाती है ताकि वो वहाँ पे रह सके। जब उसके पड़ोस की आंटी उसके लिए चाय बनाने के लिए जाती है तो हम बैकग्राउंड में देख पाते हैं कि वो बूढ़ी लेडी काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है, जिसे सारा नोटिस नहीं कर पाती। सारा को वहाँ पे एक डीवीडी मिलती है तो आंटी से वो उसे बोरो कर लेती है और जब वो उनके घर से निकल रही होती है तो वो उनके डॉग को देखती है, जो कि उस बूढ़ी लेडी को घूरे जा रहा था, मानो कि वो उसे पहचानता ही ना हो। जब वो अपने घर के लिए सड़क पे जा रही होती है तो उसे कई सारे फायर जेट नजर आते हैं, जो कि उसके ऊपर से गुजरते हैं, मानो कि वहाँ पे कोई जंग छिड़ गई हो। सारा देखती है कि वहाँ पे कई सारी पुलिस वाले भी मौजूद हैं, जिससे वो काफी क्यूरियस हो जाती है जानने के लिए कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो कुछ देर बाद उसके डैड भी आ जाते हैं, लेकिन जोएल अपने साथ केक नहीं लाया था क्योंकि वो भूल गया था। सारा अपने पिता को उसका बर्थडे प्रेजेंट देती है और उसे बताती है कि उसने उसके ड्रॉर से $20 चुराए थे, जिसने उससे उसकी घड़ी रिपेयर करवाई है, जो कि अब परफेक्टली काम कर रही है। उसके बाद वो दोनों डीवीडी देखने लगते हैं और सारा को नींद आ जाती है। तभी जोएल को टॉमी का फोन आता है, जो कि उसे बताता है कि वो जेल में है तो उसकी बेल कराने आए। ये बात सुन के जोएल सारा को बेड पे सुला देता है और उसके बाद वो अपने भाई के पास जाने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद जब सारा की नींद खुलती है तो वो अपने पिता को अपने आसपास नहीं पाती। उसे कई सारे बम फूटने की आवाज आती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उसे ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, जो कि उसके घर के नजदीक से गुजरता है, जिससे वो समझ नहीं पाती कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जब वो टीवी ऑन करती है तो उसके सिग्नल नहीं आ रहे थे और वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो लोग अपने घर में ही रहें। तभी उसके नेबर का डॉग भागते हुए उसके गेट पे टकराता है और वो उसे देखकर काफी डर जाती है, तो वो उसे वापस लेकर उसके नेबर के पास जाने लगती है, लेकिन वो डॉग अपने आप को रोक रहा होता है वहाँ पे जाने के लिए, मानो कि उसने कुछ भयानक चीज देख ली हो। तभी सारा को नेबर के घर के अंदर से कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ पे अंदर जाती है तो वो उस बूढ़ी लेडी को देखती है, जिसने अपने बेटे और उसकी बीवी को मार डाला था और वो उनका खून पी रही थी। सारा ये सब देखकर डर जाती है और तभी वो लेडी अपना मुंह ऊपर करती है, जिसके मुंह के अंदर से कुछ टेंटिकल्स हम देख पाते हैं, मानो कि वो इन्फेक्टेड हो गई हो और वो जानबूझ के ये ना कर रही हो। वो सारा का पीछा करने लगती है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन तभी जोएल और उसका भाई वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि उस लेडी को शूट करके मार डालते हैं। सारा ये देखकर बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है, तो जोएल उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टॉमी और वो उसे गाड़ी में बैठाते हैं और वहाँ से गाड़ी लेके निकलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। टॉमी उन्हें बताता है कि ये किसी तरह का वायरस है, जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से फोन और रेडियो के सिग्नल्स भी गायब हो गए हैं। उन्हें ये भी बताता है कि सिटी के बहुत सारे लोग इफेक्ट हो चुके हैं, तो उन्हें बहुत ही संभल के जाना होगा ताकि वो यहाँ से बाहर निकल
निकल सके। तभी टॉमी देखता है कि वहाँ पे एक कपल है जिसके पास एक छोटा बच्चा है और वो उनसे मदद मांग रहे होते हैं ताकि वो उन्हें लिफ्ट दे दें। लेकिन जोएल टॉमी को कहता है कि वो गाड़ी बिल्कुल ना रोके, तो यहाँ पे उसे अपनी बेटी की जान बचानी है, ना कि किसी और के बच्चे की। उसकी बात मान के टॉमी गाड़ी नहीं रोकता और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग मेक्सिको जाने का प्लान करते हैं, लेकिन तभी उन्हें मेक्सिको में ढेर सारी लाइट्स नजर आती हैं, जिससे सारा उनसे कहती है कि क्या पता ये वायरस पूरे दुनिया में फैल गया हो। जब वो शहर में पहुंचते हैं तो वहाँ पे कई सारे लोग इन्फेक्टेड होते हैं और तभी वहाँ पे तुरंत एक प्लेन आके क्रैश हो जाता है, जिससे उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। जब उन तीनों की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि वो तीनों सेफ हैं, लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से सारा के पैर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो भाग नहीं सकती थी। तभी वहाँ पे एक कार एक्सीडेंट होता है जिससे टॉमी और उसका भाई अलग हो जाते हैं और टॉमी अपने भाई से कहता है कि वो यहाँ से भागे, उसकी चिंता ना करे, वो उसे ढूंढता हुआ पहुंच ही जाएगा। जोएल उसकी बात मान के अपनी बेटी को गोदी में लेके वहाँ से भागने लगता है और जब वो आगे पहुंचता है तो एक इन्फेक्टेड इंसान उसे देख लेता है, जो कि उसका पीछा करते हुए मॉल तक आ जाता है। उसे काटने वाला होता है, लेकिन तभी एक स्वॉट का बंदा उसे शूट कर देता है, जिससे उस क्रीचर की वहीं पे मौत हो जाती है। वो जोएल पे गन तान देता है और उससे पूछता है क्या वो इन्फेक्टेड है, तो जोएल उससे कहता है कि उसकी बेटी और वो बिल्कुल सही सलामत हैं। तभी वो अपने चीफ से पूछता है कि उन्हें इनके साथ क्या करना चाहिए, तो उसका चीफ उससे कहता है कि वो आम नागरिकों को भी मार डाले। उसका ऑर्डर मान के वो उन्हें शूट करता है, तो जोएल अपनी बेटी को लेकर नीचे कूद जाता है। जो बंदा उन्हें शूट करने के लिए नीचे आता है तो टॉमी वहाँ पे आ जाता है, जो कि उस शॉर्ट मेंबर को शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी टॉमी देखता है कि सारा हिल नहीं रही है, जिससे वो जोएल को इस बारे में बताता है, तो जोएल उससे कहता है कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन सारा जोएल के सामने ही अपना दम तोड़ देती है, जिससे उसे बहुत ही सदमा लगता है और वो उसके गले लग के रोने लगता है, क्योंकि अब उसने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया था। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और उसके बाद हमें 20 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि क्वारंटीन जोन के पास पहुंचता है और वहाँ मौजूद गेट कीपर उसे अंदर आने देते हैं। तभी वो एक मशीन लाते हैं और टेस्ट करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। जहाँ वो मशीन रेड हो जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये बच्चा इन्फेक्टेड है। फिर हम बोस्टन क्वारंटीन जोन में बहुत सारी डेड बॉडीज को देखते हैं, जिसे उठा के ट्रक लाए होते हैं और कुछ वर्कर उन्हें अनलोड कर रहे होते हैं। वो उन बॉडीज को आग में डाल रहे होते हैं ताकि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और उनमें से एक बॉडी उस लड़के की भी होती है जो कि उस जोन में पहुंचा था, यानी सिक्योरिटी के लोगों ने उसे जान से मार डाला था। एक लेडी वर्कर जब उस बॉडी को देखती है तो वो उसे जला नहीं पाती, तो वो अपने साइड के वर्कर से बोलती है कि वो उसे उठा ले, और हम देखते हैं कि उसके साइड में जो वर्कर होता है वो कोई और नहीं बल्कि जोएल है, जो कि उस बॉडी को उठा देता है और उसे आग में डाल देता है। दोस्तों जोएल वहाँ पे स्मगलिंग का काम भी करता था और वो उस क्वारंटीन जोन में इधर से उधर सामान स्मगल करता था। वो सिक्योरिटी जो वहाँ पे काम करती थी उसका नाम उन्होंने फेडरा रखा था, और जोएल अगर उनके लिए काम करता था तो वो लोग उसे राशन कार्ड देते थे। उसके बाद जोएल एक फेडरा सोल्जर के पास जाता है जिससे वो स्मगलिंग करता है। वो सोल्जर उसे कुछ गोलियों के बजाय राशन कार्ड देता है। वो सोल्जर उसे ये भी बताता है कि फायरफ्लाइज नाम का एक ग्रुप है जो कि उनके खिलाफ है और वो यहाँ पे बमबारी कर रहे हैं। उसके बाद हमें टेस नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जिसे रॉबर्ट नाम के एक बंदे ने पकड़ा हुआ था और वो उसे पीट रहा था। टेस वहाँ पे रॉबर्ट के पास एक ट्रक बैटरी खरीदने आई थी और रॉबर्ट ने वो बैटरी किसी और को बेच दी थी और उसके वो सारे पैसे खा गया था, जिससे टेस को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। रॉबर्ट टेस से कहता है कि उसे पता है कि उसका आदमी उसे मारने जरूर आएगा, तो वो उसे समझा दे कि वो उसके आसपास बिल्कुल ना आए। तभी वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे रॉबर्ट के आदमी मारे जाते हैं और रॉबर्ट वहाँ से तुरंत भाग निकलता है। टेस अपने आप को छुड़ा के वहाँ से जब बाहर निकलती है तो वो देखती है कि बाहर फायरफ्लाइज और फेडरा के बीच लड़ाई चल रही है। जब फेडरा के ऑफिसर उसे बाहर निकलता हुआ देखते हैं तो वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और टेस उनसे कहती है कि वो कोई फायरफ्लाई नहीं है। उसके बाद हमें एली नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि फायरफ्लाइज द्वारा बंदी बनाई गई थी। उसे एक रूम में रखा गया था ताकि वो उस पर कुछ टेस्ट कर सके। एक फायरफ्लाई उसके पास आती है और उससे कुछ सवाल जवाब करती है, और उसके बाद जब वो जाती है तो हम देख पाते हैं कि वहाँ पे लिखा है व्हेन यू आर लॉस्ट इन द डार्कनेस। उसके बाद हम जोएल को देखते हैं जो कि एक आदमी के पास जाता है जिसके पास बहुत बड़ा रेडियो सेटअप था। वो उससे पूछता है क्या उसने उसके भाई के बारे में कुछ पता लगाया, तो वो उसे बताता है कि वो दूसरे टावर से हमेशा कनेक्टेड रहता है, लेकिन उसके भाई टॉमी का अब भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। उसके बाद जोएल उससे कहता है कि वो उसे टावर का पता दे दे ताकि वो वहाँ पे जाके अपने भाई से मिल सके। वो आदमी उससे कहता है कि वो टावर दूसरे क्वारंटीन जोन में है जो कि यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है। जोएल उससे कहता है कि वो बस उसे पता दे, तो बंदा उसे मैप में पता बता देता है और जोएल उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। जोएल जब अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वो प्लान करता है कि वो वहाँ पर कैसे जाएगा, और हम देखते हैं कि वो पिल्स का डिनर ले रहा है क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो पिल्स खा के ही काम चलाते थे। हम उसके हाथ में उसकी घड़ी को भी देख पाते हैं जो कि उसकी बेटी ने उसे गिफ्ट दी थी। उसके बाद जोएल को नींद आती है तो वो सो जाता है और हम देखते हैं कि टेस भी वहाँ पे आती है और उसके साथ सोती है। अगली सुबह जब वो दोनों उठते हैं तो वो टेस का चेहरा देखकर बहुत ही बौखला जाता है क्योंकि पिटाई खाने के कारण उसका चेहरा बहुत ही सूजा हुआ था। टेस उसे संभालती है और उसे बताती है कि जोएल ने उनकी बैटरी किसी और को बेच दी है। सुन के जोएल उससे कहता है कि पहले वो रॉबर्ट को हंट करेंगे और उसके बाद वो टॉमी को ढूंढने के लिए जाएंगे। फिर हमें फायरफ्लाइज का ऑफिस दिखाया जाता
जाता है, जहाँ मैलिन नाम की लीडर को देखते हैं जो कि वहाँ पे काम कर रही थी। उसकी एक फॉलोअर उससे पूछती है कि आखिर वो फेडरा पे अटैक क्यों कर रही है और उसने उस लड़की को बंदी क्यों बनाया है। मार्लिन उससे कहती है कि वो फेडरा से इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि वो अपने रास्ता क्लियर कर सके और उस लड़की को वेस्ट ले जा सके। उसके बाद मार्लिन उसे एक नोट देती है और जब वो उसे पढ़ती है तो वो हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या ये सच है, तो मार्लिन उससे कहती है कि यही सच्चाई है। वो दोनों इस बात पे एग्री हो जाती है कि उन्हें उस लड़की को बाहर पहुंचाना ही होगा। इधर जोएल और टेस रॉबर्ट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उन्हें उसके अड्डे के बारे में पता चल जाता है। इधर मार्लिन एली के पास आती है और उसे एक बैकपैक देती है और एली तुरंत उस बैकपैक को सर्च करती है जिसके अंदर उसकी नाइफ थी। मार्लिन उसे बताती है कि फायरफ्लाई उसे शूट करने वाले थे, लेकिन उसने ही उन्हें रोक दिया और वो उसे यहाँ पर ले आई। उसे कहती है कि वो जानती है कि उसका असली नाम वेरोनिका है। एली उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो फेडरा के लोगों ने उसे ऑर्फनेज में डाल दिया था। तो मार्लिन उससे कहती है कि ये सच नहीं है, वो कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने उसे ऑर्फनेज में डाला था। ये सुनकर एली उससे पूछती है कि क्या वो उसकी माँ है, तो वो उसे बताती है कि वो उसकी माँ नहीं है। एली उससे कहती है कि वो सभी लोग टेररिस्ट हैं। तो मार्लिन उससे कहती है कि क्या राइली टेररिस्ट थी। वो उसे बताती है कि उसने एक बहुत बड़े मकसद के लिए उसे छुड़ाया है और आज रात ही वो यहाँ से निकलने वाले हैं। इधर जोएल और टेरेसा एक सबवे में जाते हैं रॉबर्ट को ढूंढने के लिए और तभी उन्हें अपने सामने एक डिकम्पोज बॉडी नजर आती है और वो आदमी शायद इन्फेक्शन की वजह से मारा गया था। तभी वो ऊपर जाते हैं और उन्हें खून निकलता हुआ नजर आता है और जब वो डोर को साइड करते हैं तो उन्हें वहाँ पे रॉबर्ट की डेड बॉडी नजर आती है और उसके साइड में जोएल और टेस की बैटरी भी मौजूद थी। वो देख पाते हैं कि वहाँ पे एक शूट आउट हुआ है जिसमें कई सारे लोग मारे गए हैं। जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें मार्लिन और किम की आवाज आती है और तभी एली डोर के बाहर से आती है और जोएल पे अटैक कर देती है, लेकिन जोएल उसे नॉक करके नीचे कर देता है और उसकी नाइफ को अपने पैर के नीचे दबा लेता है। जोएल ये देखकर समझ जाता है कि रॉबर्ट उस बैटरी को मार्लिन को देना चाहता था और उनकी डील बहुत ही बेकार हुई जिसकी वजह से वहाँ पे शूट आउट हो गया। मार्लिन जोएल को बताती है कि इस हादसे में किम का कान कट गया है और वो भी बहुत ही जख्मी है, तो वो उसकी पूरी बात सुने। वो उसे कहती है कि उसे उसकी बैटरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जोएल उससे कहता है कि वो उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा क्योंकि उसकी वजह से ही उसका भाई उसके विरुद्ध हो गया था। मार्लिन उससे कहती है कि वो उस पे भरोसा करे, उन्हें किसी भी हाल में इस लड़की को क्वारंटीन जोन के बाहर निकालना है। वो उन्हें बताती है कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं और वही दोनों है जो कि ये काम बहुत ही बखूबी कर सकते हैं। अगर वो दोनों ये काम कर देंगे तो वो जो मांगेंगे वो उसे देगी। इस सुनकर टेस और जोएल एग्री कर जाते हैं एली को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और जोएल उससे कहता है कि अगर फायरफ्लाइज ने उन्हें वो नहीं दिया जो उन्हें चाहिए, वो लोग एली को शूट करके मार डालेंगे। वो दोनों एली को अपने साथ ले जाते हैं अपने अपार्टमेंट में, जहाँ पे एली एक बुक उठाती है जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ था। वो उस कोड को समझ नहीं पाती और वो जोएल से पूछती है कि ये क्या है। तो जोएल उससे कहता है कि वो चुपचाप सो जाए। एली देखती है कि जोएल की जो रिस्ट वॉच है वो टूटी हुई है और वो उसे बताती है कि वो क्वारंटीन जोन के उस साइड कभी भी नहीं गई। जोएल उससे पूछता है क्या वो किसी अमीरजादे की बेटी है जिसे ये लोग किडनैप करके वहाँ पे ले जाना चाहते हैं। तो एली उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ देर बाद टेस उनके पास आती है और उनसे कहती है कि अब उन्हें चलना चाहिए और उसके बाद ये तीनों क्वारंटीन जोन के बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं। जब ये वॉल को क्रॉस करते हैं तो उनके सामने एक सोल्जर खड़ा होता है जो कोई और नहीं बल्कि वही सोल्जर था जो कि उससे स्मगलिंग का माल खरीदता था। जो उसे देखकर उससे कहता है कि वो उन्हें यहाँ से जाने दे, लेकिन तभी एली अपना चाकू निकाल के उसके पैर में घुसा देती है जिससे जोएल को उससे लड़ना पड़ता है और उसे जान से मारना पड़ता है। टेस उस सोल्जर का डिवाइस लेती है और उससे एली का टेस्ट करती है और उसे पता चलता है कि एली पॉजिटिव है। तभी वो उसकी हाथ की तरफ देखती है और उन्हें पता चलता है कि उसे इन्फेक्टेड इंसान ने काटा है, लेकिन एली उनसे कहती है कि उसने उसे काटा जरूर था लेकिन उसे अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। वो लोग उसकी बात मान लेते हैं और क्वारंटीन जोन से बाहर निकल जाते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 2003 का समय दिखाया जाता है जहाँ इंडोनेशिया में वो वायरस सबसे पहले फैला था। वहाँ पे इबू रत्ना नाम की एक प्रोफेसर अपना लंच कर रही थी और तभी पुलिस वहाँ पे आती है और उन्हें पकड़ के ले जाती है। इबू इंस्पेक्टर से पूछती है कि क्या उसने कोई क्राइम किया है। तो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि उन्हें उसकी मदद की जरूरत है क्योंकि वो प्रोफेसर माइकोलॉजी है और उनके लिए उनके पास एक केस है। वो लोग उन्हें अपनी लेबोरेटरी में ले जाते हैं जहाँ उस वायरस पे कुछ टेस्ट हो रहे थे और जब प्रोफेसर माइक्रोस्कोप के द्वारा उस वायरस के अंदर देखती है तो उन्हें पता चलता है कि वो कॉर्डिसेप्स है जो कि फंजाई है और ये देखकर उन्हें यकीन नहीं होता कि ये ह्यूमन के अंदर से निकल रहा है। उसके बाद वो लोग उन्हें एक लाश के पास ले जाते हैं जो कि इन्फेक्टेड की लाश थी और सर पे गोली मार के उसे मार दिया गया था। प्रोफेसर उसके एंकल की तरफ देखती है तो उन्हें पता चलता है कि ये ह्यूमन बाइट है और जब उसके एंकल पे चीरा लगाती है तो उसके अंदर उन्हें खून की बजाय फंगस मिलता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि ह्यूमन बॉडी में ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद वो उसके मुंह की
तरफ जाती हैं और उसका मुंह खोल के वो अंदर से कुछ निकालती हैं और देखती है कि वो फंजाई हैं जो कि अभी भी जिंदा हैं। ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा डर लग जाता है और वो तुरंत वहां से भाग निकलती हैं। इंस्पेक्टर प्रोफेसर को बताता है कि ये घटना 30 घंटे पहले हुई थी, जहाँ उनकी सिटी की वेस्ट साइड में वुमेन बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई थी। ये एक वर्कर थी और जब ये वायलेंट हुई तो इसने कई सारे कोवर्कर पे अटैक कर दिया, जिनमें से इसने 3 लोगों को काट खाया और वो लोग इन्फेक्टेड हो गए। जब पुलिस वहां पे पहुंची तो इस लेडी ने उन पे अटैक करने की कोशिश करी तो उन लोगों ने इसे सर पे शूट करके मार डाला। जिन लोगों पे अटैक किया गया था वो लोग भी इन्फेक्टेड हो गए थे, जिसकी वजह से उन लोगों को उन्हें भी मारना पड़ा। प्रोफेसर उससे पूछती है कि आखिर इस लेडी को किसने काटा था, तो इंस्पेक्टर उससे कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उस लेडी से पहले वहाँ पे काम करने वाले 14 वर्कर गायब हो गए थे और उसे लगता है कि शायद वो लोग भी इन्फेक्टेड हैं और पूरे शहर में इन्फेक्शन अब फैलने वाला है। ये सुन के प्रोफेसर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि अब आगे क्या होगा। तो इंस्पेक्टर उनसे कहता है कि उन्हें उसकी मदद चाहिए, वो कोई वैक्सीन निकाले जिससे वो लोगों को ट्रीट कर सके। ये सुन के प्रोफेसर उससे कहती है कि इस चीज की कोई भी वैक्सीन नहीं बन सकती और इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो पूरे शहर पे बम गिरा दें और सबको मार डालें, वरना ये इन्फेक्शन उनसे पूरी दुनिया में फैल सकता है। वो रोते हुए उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहती है तो वो उसे ड्रॉप कर दे, क्योंकि वो जानती थी कि अब दुनिया का अंत बहुत ही नजदीक आ गया है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहाँ मेली को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग में सो रही थी और जोएल और टेस वहाँ पे उसकी रखवाली कर रहे थे। वो दोनों से देखते हैं कि वो बिटन है, लेकिन फिर भी वो इन्फेक्टेड कैसे नहीं हुई। जब एली की आंखें खुलती हैं तो वो उन्हें अपनी बाइट दिखाती है और उनसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो इन्फेक्टेड नहीं होने वाली। वो देखते हैं कि उसकी बाइट वर्स नहीं बल्कि वो हील हो रही है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इस लड़की के खून में क्योर है। एली उन्हें ये भी बताती है कि फायरफ्लाई की लीडर मार्लिन के लोगों ने उसे बंदी बना के रखा था और वो लोग उस पर टेस्ट कर रहे थे, ये देखने के लिए वो इन्फेक्टेड होगी या नहीं, लेकिन वो आज तक इन्फेक्टेड नहीं हुई है। उसके बाद एली को पी आती है तो वो बाहर जाती है पी करने के लिए और जोएल और टेस उसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। टेस जोएल से कहती है कि रात भर में वो इन्फेक्टेड नहीं हुई तो अब नहीं होगी, तो जोएल उससे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे लगता है कि वो एक ना एक दिन जरूर इन्फेक्टेड होगी। जोएल उससे कहता है कि उन्हें वापस चलना चाहिए, तो ये लड़की एक ना दिन इन्फेक्टेड हो जाएगी और उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो टेस उससे कहती है कि उन्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, वो इस लड़की को वहाँ पे डिलीवर करेंगे जहाँ ये जानी है और उसके बाद वो मार्लिन की टीम से मनचाहा इनाम मांग सकते हैं। वो दोनों एली से पूछते हैं कि आखिर मार्लिन को वो इतनी प्यारी क्यों है और वो उसे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहती है। तो एली उन्हें बताती है कि फायरफ्लाई बेस के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो एक क्योर पे काम कर रहे हैं और मार्लिन को लगता है कि वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी बॉडी से वो वैक्सीन बना सकते हैं। ये सुन के जोएल और टेस एग्री कर जाते हैं उसे वहां तक पहुंचाने के लिए और उसके बाद वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। एली वहां पे एक बड़ा सा गड्ढा देखती है और उनसे पूछती है कि वहां पे क्या हुआ था। तो टेस उसे बताती है कि यहाँ पे पूरी सिटी को बॉम्ब कर दिया गया था ताकि यहाँ पे लोग मर जाएं और इन्फेक्शन ना फैल सके। एली को वहाँ पे कई बड़ी इमारत गिरी हुई नजर आती है और नजारा उसे बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि वो क्वारंटीन जोन से पहली बार बाहर आई थी। उनका आगे जाने का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया होता है, तो डिसाइड करते हैं कि वो लंबे रास्ते से वहां पर जाएंगे, क्योंकि छोटे रास्ते में उन्हें इन्फेक्टेड लोग मिल सकते हैं जो कि उनका शिकार कर सकते हैं। आगे चलने पे एली टेस को बताती है कि क्वारंटीन जोन के अंदर एक बहुत ही पुराना मॉल था जहाँ लोगों को जाना मना था, लेकिन वो उसके अंदर फिर भी चली गई थी, जहाँ पे एक इन्फेक्टेड बंदा था जिसने उसे काट खाया था और वहीं से फायरफ्लाई ने उसे रेस्क्यू किया था। उससे पूछते हैं कि आखिर उसके माता पिता कौन है, तो वो उन्हें बताती है कि वो एक ऑर्फन है और बचपन में ही उसे ऑर्फनेज में डाल दिया गया था। उसके बाद तीनों एक होटल के अंदर जाते हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ था और एली को वहाँ पे एक स्केलेटन नजर आता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जोएल उसे संभालता है और उसे हाथ देता है उठाने के लिए और जब वो उसका हाथ पकड़ती है तो जोएल को बहुत ही अजीब सा फील होता है, क्योंकि वो अपना पास्ट याद करता है और उसकी बेटी का हाथ भी वैसा ही था। वो जीने से उस होटल के 10वें फ्लोर तक जाते हैं, ये देखने के लिए वहाँ से साफ रास्ता कौन सा है। टेस उससे कहती है कि वो ऊपर जा रही है देखने के लिए, तो वो दोनों यहीं पे रुके ताकि वो उनके लिए रास्ता बना सके। एली जोएल से पूछती है कि आखिर वो कहाँ से है, तो जोएल उसे बताता है कि वो टेक्सास से है और टेस डिट्रॉइट से है। उसके बाद वो पूछती है कि उनके बीच क्या रिलेशन है, तो जोएल उससे कहता है कि वो इस बारे में कोई आंसर नहीं करना चाहता। उसके बाद वो जोएल से पूछती है कि इन्फेक्टेड लोग कितनी देर तक जिंदा रहते हैं, तो जोएल उसे बताता है कि कुछ लोग 1 महीना या 2 महीना भी जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद उससे पूछती है कि उसने कितने इन्फेक्टेड को मारा है, तो जोएल उससे कहता है कि उसने कभी गिनती नहीं करी। तभी वहाँ पे टेस आ जाती है जो कि उनके लिए रास्ता बना देती है और वो तीनों फिर बैल्कनी में जाते हैं देखने के लिए वहाँ पे कौन सा रास्ता क्लियर है। वो देखते हैं कि होटल के नीचे कई सारे इन्फेक्टेड लोग लेटे हुए हैं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मानो कि वो एक ही चीज से कनेक्टेड हो। एली सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार इतने सारे इन्फेक्टेड लोगों को देखा था। टेस एली को बताती है कि जो फंगस है वो अंडरग्राउंड ग्रो होता है, इसीलिए वो इन्फेक्टेड लोगों को कनेक्ट करता है और ये सभी अंडरग्राउंड तक पूरे कनेक्टेड ही होंगे। वो रूट पूरा इन्फेक्टेड से ब्लॉक होता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो म्यूजियम के रास्ते से जाएंगे। जहाँ पे खतरा हो सकता है तो उन्हें सतर्क रहना होगा।
होगा। उसके बाद वे म्यूजियम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा मरा हुआ है जो कि हाल ही में मारा गया था और उसके शरीर को फाड़ दिया गया था। ये सुन के जोएल और टेस समझ जाते हैं कि यहाँ पे जरूर वो इन्फेक्टेड लोग होंगे, इसीलिए वो लोग सतर्क हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। टेस एली से कहती है कि यहाँ पे जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अलग होंगे और वो नॉर्मल इन्फेक्टेड पर्सन से भी और ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो एली को बताते हैं कि वो एकदम शांत रहे और कोई भी आवाज ना निकाले। जब वो म्यूजियम के ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें एक आवाज आती है और तभी वो अपने सामने ढेर सारा खून देखते हैं और अंदर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें कुछ इन्फेक्टेड लोग नजर आते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक थे क्योंकि उनके पूरे मुंह पे फंगस जमा हुआ था। जोएल एली को इशारों से बताता है कि ये लोग देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, तो उन्हें कोई भी आवाज नहीं करनी है क्योंकि अगर उन्होंने आवाज करी तो ये लोग अटैक कर देंगे। एली उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसकी आवाज सुनकर वो क्रीचर उसी तरफ आके उस पर अटैक कर देते हैं। जोएल और टेस वहां से भागने लगते हैं और उन्हें शूट करने लगते हैं और एली अपने आप को शांत करती है और एक जगह जाके छुप जाती है। जोएल एक क्रीचर को मारने के बाद एली के पास जाता है ताकि वो उसे सेफ रख सके, लेकिन तभी उसका पैर एक ग्लास पे पड़ जाता है जिससे ग्लास टूट जाता है और क्रीचर उसकी आवाज सुन के उस पर अटैक कर देता है। जोएल एली को प्रोटेक्ट करता है और उसे शूट करके मार डालता है और जब वो फ्री हो जाते हैं तो वो उठ के वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक क्रीचर उनकी तरफ आता है तो वो उसे भी मार गिराते हैं। एक क्रीचर टेस के पास आता है तो वो एक एक्स उसके सर में घुसा देती है और उसके बाद जोएल उसके घर में शूट करके उसे भी मार डालता है। अब वहां मौजूद सभी क्रीचर मर चुके थे और वो सभी सही सलामत थे। तभी एली अपने हाथ की तरफ देखती है और उन्हें बताती है कि उन्होंने उसे काट लिया है और वो एकदम सेम स्पॉट पे काटा था जहाँ उसे पहले काटा गया था। जोएल को ये देखकर लगता है कि शायद अब वो इन्फेक्टेड हो जाएगी, इसीलिए वो उस पर नजर रखने लगता है कि जब वो इन्फेक्टेड हो तो वो उसे मार सके। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें फायरफ्लाई मिलने वाले थे, लेकिन वहाँ पे कोई भी फायरफ्लाई उन्हें नहीं मिलता। उन्हें एक ट्रक नजर आता है जिसमें खून ही खून लगा हुआ था, तो जोएल उसके पास जाता है और उस ट्रक की छानबीन करने लगता है। जब बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो उन्हें फायरफ्लाइज की लाशें मिलती हैं, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद उनमें से कोई एक सिक हो गया था जिसकी वजह से वो उन्हें काट खाया और उन सबको मार डाला। टेस ये जानना चाहती है कि आखिर वो फायरफ्लाइज एली को कहाँ पे ले जाना चाहते थे, तो जोएल उससे कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, उन्हें अब घर वापस जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। तभी टेस चिल्लाती है और उससे कहती है कि क्वारंटीन जोन उसका घर नहीं है, वो यहीं पे रहेगी और जैसे भी रहेगी वो यहाँ पे खुश रहेगी। एली जब टेस की ये बातें सुनती है तो वो उससे कहती है कि वो भी इन्फेक्टेड है, तो टेस जोएल की तरफ देखती है और रोने लगती है। जोएल सुन के समझ जाता है कि वो सच में इन्फेक्टेड है और उसके बाद टेस उसे अपना घाव दिखाती है जहाँ उस इन्फेक्टेड ने उसे काटा था। उस घाव को देख के लगता है कि वो कई महीनों से इन्फेक्टेड है, इसलिए जोएल उससे कहता है कि वो उससे दूर रहे। टेस जोएल से कहती है कि एली की जो इम्यूनिटी है वो रियल है, इसीलिए उससे क्योर बनाया जा सकता है तो वो उसे उसकी डेस्टिनेशन तक ले जाए। वो उससे कहती है कि ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है, वो उसे बिल और फ्रैंक की जगह पे ले जाने के लिए कहती है ताकि वो लोग उसको यहाँ पे सेफ रख सकें। जोएल उससे कहता है कि वो ये सब नहीं करने वाला, तो टेस उससे कहती है कि आज तक उसने उससे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है तो वो उसे पूरा करे। ये सुन के जोएल उसकी बात मान लेता है और तभी एक इन्फेक्टेड बंदा उनके सामने आ जाता है जिसे जोएल सर में शूट कर देता है और वो मर जाता है, लेकिन हम उस फंगस को देखते हैं जो कि जिंदा था और वो इन्फेक्टेड बंदा बाकी इन्फेक्टेड लोगों से कनेक्टेड था, जिससे बाकी इन्फेक्टेड को पता चल जाता है कि वहाँ पे उनका एक साथी मारा गया है, इसीलिए वो भाग के उस म्यूजियम में आने लगते हैं। जोएल जब बाहर देखता है तो वो उन बंदों को आता हुआ देखता है, इसीलिए वो टेस को कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, तो टेस मिट्टी का तेल और सभी ग्रेनेड को जमीन पे गिरा देती है और उसे कहती है कि वो इन्फेक्टेड को आने दे, वो उन्हें संभाल लेगी। ये देख के जोएल एली को लेके वहाँ से भागने लगता है और जब इन्फेक्टेड लोग वहाँ पे आते हैं तो वो उनका पीछा करने लगते हैं और टेस तभी लाइटर जलाती है और नीचे गिरा देती है, जिससे वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है और सभी इन्फेक्टेड लोग मारे जाते हैं। जोएल जब वो ब्लास्ट को देखता है तो उसे बहुत ज्यादा रोना आता है क्योंकि अपनी बेटी के बाद उसने अपनी दूसरी दोस्त को खो दिया था। एली ये सब देख कर समझती है कि उनकी जर्नी की सिर्फ एक शुरुआत है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं लास्ट ऑफ अस एपिसोड 3 के बारे में। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम जोएल को देखते हैं जो कि नदी किनारे होता है और वहाँ पे कुछ पत्थरों को लगा देता है ताकि वो टेस को ट्रिब्यूट दे सके। जोएल और एली 10 माइल्स दूर होते हैं बॉस्टन से और उन्होंने कई सारे खतरों के बाद अपने दोस्त को भी खो दिया होता है। जोएल एली से कहता है कि उसकी वजह से ये टेस मारी गई, तो वो उसे बताती है कि उसने कोई जबरदस्ती नहीं की थी उसे वहां तक छोड़ने के लिए, वो लोग खुद ही राजी हुए थे ताकि वो उसे वहां तक छोड़ पाए ताकि उन्हें ट्रक और गैस मिल सके और वो अपने भाई से मिल सके। ये सुनकर जोएल उससे कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है। एली उससे पूछती है कि बिल और फ्रैंक के पास पहुंचने के लिए और कितना चलना होगा, तो जोएल उन्हें बताता है कि उन्हें पैदल करीब 5 घंटे चलना होगा वहां तक पहुंचने के लिए। एली जोएल से पूछती है कि उसके चेहरे पे निशान कैसा है, तो जोएल उसे बताता है कि उसे किसी ने गोली मार दी थी, लेकिन गोली उसके माथे को छू के निकली और तब से ही ये निशान है। तभी एली उससे कहती है कि उसके पास 2 गन है तो वो एक गन उसे दे दे, तो जोएल उससे कहता है कि वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा।
उसके बाद वो दोनों एक अबैंडन्ड गैस स्टेशन में पहुंचते हैं, जहाँ जोल उससे कहता है कि वो बहुत साल पहले यहाँ पे आया था और उसने कुछ सामान यहाँ पे छोड़ा है। वो अपने सामान को ढूंढने लगता है और एली उस जगह को एक्सप्लोर करती है, जहाँ पे उसे एक अंडरग्राउंड बेसमेंट नजर आता है। जब वो उसके अंदर जाती है तो उसे एक इन्फेक्टेड बंदे की आवाज आती है, और जब वो उसके पास पहुंचती है तो देखती है कि वो ईंटों के नीचे दबा हुआ है। तभी एली अपने बैग से अपनी ब्लेड निकालती है और उसके बाद वो उसके माथे को कट करती है और देखती है कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर उसे फंगस नजर आता है, तो वो उसके सर में स्टैब कर देती है, जिससे उस इन्फेक्टेड बंदे की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर जोएल को अपना सामान मिल जाता है तो वो अपनी गन को अंदर ही रख देता है, क्योंकि अब उसके अंदर एमो नहीं बची थी और वो किसी यूज की नहीं थी। एली जब बाहर आती है तो जोएल को वो इन्फेक्टेड इंसान के बारे में कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उसे कुछ भी बताएगी तो वो उसे डांटेगा। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक क्रैश्ड प्लेन नजर आता है और एली उससे पूछती है कि क्या वो कभी प्लेन में बैठा है। जोएल उससे कहता है कि जब आउटब्रेक आया तो कई सारे इन्फेक्टेड लोग प्लेन में भी थे, जिससे वहां पे इन्फेक्शन फैल गया और कई सारे प्लेन क्रैश हो गए थे। वो उसे ये भी बताता है कि ये वायरस कैसे फैला था। वो उससे कहता है कि कोई फूड आटे और चीनी की सप्लाई में चला गया था, जिसकी वजह से जिस भी इंसान ने उसे खाया उनके शरीर में फंगस हो गया और वो इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को काटने लगे और इसकी वजह से वो इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल गया। तभी जोएल उससे कहता है कि वो शॉर्टकट से नहीं बल्कि लॉन्ग कट से जाएंगे, कि वहां पे कुछ चीजें हैं जो वो नहीं चाहता कि वो देखे। तो एली उससे कहती है कि वो स्ट्रांग है और वो सारी चीजें देखना चाहती है। ये सुन के वो उसे आगे ले जाता है, जहाँ पे उसे कई सारे इंसानों की हड्डियां मिलती हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। तो जोएल उसे बताता है कि यहाँ पे मिलिट्री के लोगों ने मासूमों को भी मार डाला था, कि क्वारंटीन जोन में उनके रहने की कोई जगह नहीं बन पा रही थी। उसके बाद हमें 2003 का समय दिखाया जाता है, जहाँ उस टाउन में सभी लोगों को क्वारंटीन जोन में ले जाया जा रहा था, लेकिन एक बंदा वहां पे रहता था जिसने सर्वाइवल के तरीके सीख रखे थे और उसने अपने आप को बेसमेंट में बंद कर रखा था ताकि वो वहां से ना जा सके। वो बेसमेंट में कैमरा से वॉच करता है कि मिलिट्री के लोग बाकी लोगों को ले जा रहे हैं, और वो ये बात जानता था कि वो उन्हें ले जाके मारेंगे ही, इसीलिए वो उनके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। जब वो सोल्जर टाउन के सभी लोगों को अपने साथ ले जाते हैं तो ये बंदा बाहर निकलता है और जब ये मास्क हटाता है तो स्माइल करता है, और हम जान पाते हैं कि इसका नाम बिल है। ऐसा लगता है कि बिल इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर्ड था, इसीलिए उसे अपने बेसमेंट में कई सारी गन्स और कई सारी सप्लाईज रखी हुई थी। वो हर दिन बाहर जाता है और दुकान तोड़ के कई सारी सप्लाईज और घर में ले आता है, ताकि वो अपने सारे के सारे साल वहां पे अच्छे से गुजार सके। उसके बाद वो चारों तरफ उस टाउन के फेंसिंग कर देता है और वहां पे कई सारे ट्रैप्स भी लगा देता है, कि अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा वहां पे आए तो उसके ट्रैप में फंस जाए और मारा जाए। ये सब करने के बाद बिल अपने लिए बहुत ही बढ़िया खाना बनाता है और उसे खाकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो अपनी मेहनत से बहुत ज्यादा खुश था। फिर हमें 4 साल बाद 2007 की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ बिल को रहते हुए वहां पे कई साल हो चुके थे, और एक दिन जब वो अपने ट्रैप देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसके ट्रैप में कोई फंस गया है। वो गन लेकर वहां पे जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वहां पर कौन है, लेकिन तभी उस गड्ढे के अंदर से आवाज आती है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। ये सुन के वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक जीता जागता इंसान था। उसे बताता है कि उसका नाम फ्रैंक है और वो बाल्टीमोर क्वारंटीन जोन से भाग कर आया है। ये सुन के बिल उसकी बात मान लेता है और उसे होल से बाहर निकालता है, और उसके बाद उसका टेस्ट करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। वो फ्रैंक पे यकीन कर लेता है और उसे अंदर ले आता है ताकि वो उसे खाना दे सके, क्योंकि फ्रैंक ने 2 दिन से खाना खाया ही नहीं था। फ्रैंक जब शावर ले रहा होता है तो बिल उसके लिए नए कपड़े लाता है। जब वो नहा रहा होता है तो बिल उसके वॉशरूम के डोर की तरफ देखता है, मानो कि वो उससे कुछ चाहता हो। उसके बाद बिल और फ्रैंक डिनर करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना था, और फ्रैंक उसकी तारीफ करता है कि उसने इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बनाया। उसके बाद बिल उसके लिए वाइन पोर करता है, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। बिल उससे कहता है कि उसे पता है कि वो उसके टाइप का नहीं है, तो फ्रैंक उससे कहता है कि वो बिल्कुल उसके टाइप का है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। डिनर के बाद फ्रैंक उसे थैंक्स कहता है और उससे कहता है कि अब उसे यहाँ से जाना चाहिए, पर इससे पहले फ्रैंक वहां से जाता वो दूसरे रूम में पियानो को देख लेता है और उसके पास जाके वो उसे बजाने लगता है। बिल उससे कहता है कि ऐसा पियानो नहीं बजाया जाता, और वो उसे वो पियानो बजा के सुनाता है जो कि वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए हमेशा बजाया करता था। फ्रैंक को म्यूजिक सुन के रोना आ जाता है और वो उससे पूछता है कि वो किस लड़की के लिए बजाता था, तो वो उससे कहता है कि उसकी जिंदगी में कभी कोई लड़की थी ही नहीं। ये सुन के फ्रैंक उसे किस कर देता है और वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। उसके बाद फ्रैंक उसे बेडरूम में ले जाता है और वो दोनों वहां पे इंटीमेट होते हैं। उसके बाद हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ बिल और फ्रैंक को लड़ता हुआ देख पाते हैं और हम जान पाते हैं कि वो दोनों अब रिलेशनशिप में आ गए थे। फ्रैंक बिल से कहता है कि उन्हें अब घर को पेंट करना होगा और उन्हें कुछ गार्डन पार्टी भी रखनी होगी, क्योंकि उसने रेडियो पे कुछ लोगों से कांटेक्ट किया है जो कि बहुत अच्छे लोग हैं और वो उनसे बहुत जल्द मिलने भी आने वाले हैं। जब वो वहां पे आते हैं तो हम देखते हैं कि वो दोनों टेस और जोएल हैं, जो कि उनसे बात करते थे और वहां पे उनसे मिलने आए थे। उनका सारा इंतजाम देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन बिल को उन पर ट्रस्ट नहीं होता, इसीलिए वो अपनी गन अपने पास ही रखता है। बिल जोएल से कहता है कि उसे उसकी कोई भी मदद की जरूरत नहीं है, तो जोएल उसे बताता है कि उसे उनकी मदद की बिल्कुल जरूरत है। वो उन्हें क्वारंटीन जोन में कुछ सप्लाई प्रोवाइड करवा सकते हैं और बदले में वो उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनके पास मेडिसिन नहीं है।
उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं, जहाँ हम बिल को देखते हैं जो कि फेंसिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है कि उसे लग रहा था कि शायद फेडरा के बंदे वहां पे आके उन पे अटैक कर सकते हैं। कुछ देर बाद फ्रैंक बिल को बाहर लेकर जाता है और उससे कहता है कि उसके पास एक सरप्राइज है, और जब वो उसकी आंखें खोलता है तो वो उसे एक छोटा सा प्लांट का गार्डन दिखाता है जहाँ पे उसने स्ट्रॉबेरीज उगाई हुई थी। उसे बताता है कि टेस ने क्वारंटीन जोन से ये सीड उसे भेजे थे और यहाँ पे उसने वो पैदा कर दिए हैं, और जब वो स्ट्रॉबेरी को खाते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो कई सालों बाद स्ट्रॉबेरीज का टेस्ट चख रहे थे। उसके बाद हमें एक रात दिखाई जाती है जहाँ पे सोल्जर बिल के गेट पे आ जाते हैं और वो सभी उसके अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन वो सभी उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। बिल उन्हें शूट कर रहा होता है और वहां से वो बिल को भी शूट कर देते हैं, जिससे उसे गोली लग जाती है और फ्रैंक वहां पे जाता है उसकी मदद करने के लिए। उसे उठा के अंदर ले आता है और टेबल पे रख के उसकी गोली निकाल देता है, जिससे बिल वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हम बिल और फ्रैंक को देखते हैं जो कि अब बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे और फ्रैंक को एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता था। फ्रैंक ने अब जीने की उम्मीद छोड़ दी थी और वो अब मरना चाहता था क्योंकि वो बिल पे भार नहीं बनना चाहता था। अगली सुबह जब वो दोनों उठते हैं तो फ्रैंक अपनी व्हील चेयर पे बैठा होता है और वो बिल से कहता है कि उसने पूरी रात लगा दी अपनी व्हील चेयर पे बैठने में। वो बिल से बताता है कि अब उसने डिसाइड कर लिया है कि उसे मरना ही होगा क्योंकि वो इस इलनेस के साथ ऐसे जिंदा नहीं रह सकता। बिल उससे कहता है कि इस इलनेस का कोई ना कोई क्योर जरूर होगा, तो वो उसे बताता है कि इसका कोई भी क्योर नहीं है क्योंकि उनके आसपास कोई डॉक्टर नहीं है जो कि उसका इलाज करे। उसे कहता है कि आज रात के ड्रिंक में वो ढेर सारी सोने की गोली मिला दे जिससे वो मर जाए और वो अकेला ही यहाँ पर रहे। बिली सुन के रोने लगता है और उसकी बात पे एग्री कर जाता है और रात को वो दोनों सूट पहन के तैयार हो जाते हैं जहाँ वो अपना आखिरी डिनर करते हैं और उस ड्रिंक को पी लेते हैं। फ्रैंक उससे पूछता है कि उसने वो ड्रिंक क्यों पी, तो बिल उसे बताता है कि जब वो मर रहा है तो वो खुद जिंदा रह के क्या करेगा। उसके बाद दोनों बेड पे चले जाते हैं और उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। उसके कुछ देर बाद हम जोएल और एली को देखते हैं जो कि बिल और फ्रैंक के टाउन में आ जाते हैं उनकी मदद लेने के लिए। जोएल देखता है कि वहाँ पे कई सारे पौधे सूख रहे हैं और फ्रैंक का डोर भी अनलॉक है जिससे उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे सड़ा हुआ खाना पड़ा है, मानो कि कई दिन पहले उसे खाया गया हो। जब जोएल उनके बेडरूम में जाने की कोशिश करता है तो देखता है कि वहां पे उन्होंने रोक लगा रखी है, मानो कि वो दोनों ना चाहते हो कि वो उनकी लाश को देखे। तभी एली को टेबल पे एक नोट मिलता है जिसे वो जोएल के सामने पढ़ने लगती है। उसमें बिल ने लिखा था कि वो जानता है कि टेस और जोएल उसे ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएंगे, तो वो उन्हें बताना चाहता है कि बिल और उसने अपनी जान दे दी है और बेडरूम में वो लोग बिल्कुल ना आए क्योंकि वो उनकी लाश को नहीं देख पाएंगे। उसने ये भी लिखा था कि वो उसके सारे सप्लाईज और वेपन्स को ले सकता है। और तभी एली रीड करना बंद कर देती है तो जोएल उससे लेटर छीनता है और उसे लेकर बाहर जाता है और उसे पढ़ के वो तुरंत रोने लगता है। उस नोट के अंदर एक चाबी भी होती है जिसे वो लेकर उसके गराज में जाता है जहाँ वो देखता है कि वहाँ पे बिल का एक ट्रक है और उसके अंदर फ्यूल भी है जिससे वो बाहर जा सकता था। उसके अंदर कोई बैटरी नहीं होती तो वो रेफ्रिजरेटर में इंग्रेडिएंट्स देखता है जिससे वो उसके लिए बैटरी बना सकता था। जब वो घर के अंदर जाता है तो एली से कहता है कि वो अपना आर्म उसे दिखाए और जब वो उसे वो दिखाती है तो वो देखता है कि वो अभी तक चेंज नहीं हुई है। जोएल उससे कहता है कि वो बैटरी को चार्ज कर रहा है और उसके बाद वो उसके भाई टॉमी को ढूंढने के लिए निकलेंगे। उसे भी बताता है कि टॉमी एक फायरफ्लाई था और शायद वो उनकी मदद करेगा एली को सेफ रखने के लिए। वो एली से कहता है कि अगर वो उसके साथ आएगी तो उसे एक रूल फॉलो करना होगा। पहला, वो टेस के बारे में कुछ भी बात नहीं करेगी और दूसरा, जो भी उनके साथ यहाँ पे हुआ वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगी। एली इस बात पे राजी हो जाती है और उसके बाद एक रूम में जाती है जहाँ पे उसे एक गन मिलती है तो वो चुरा के उसे अपने पास रख लेती है। उसके बाद जोएल उसे बिल के ट्रक में लेकर जाता है जहाँ पे एली बैठ के बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो पहली बार किसी कार में बैठ रही थी। उसके बाद जोएल गाड़ी स्टार्ट करता है और उसे लेकर वहां से निकल जाता है ताकि वो अपने भाई के पास जा सके उसकी मदद करने के लिए, और इसी के साथ 3rd एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं लास्ट ऑफ अस सीजन 1 एपिसोड 4 के बारे में। दोस्तों, इसके पहले 3 एपिसोड हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप पहले उसे जरूर देख लीजिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एली को देखते हैं जो कि एक पुराने गैस स्टेशन के बाथरूम में होती है और वहां पे वो उस गन को चेक कर रही थी जो कि उसने फ्रैंक और बिल के यहाँ से चुराई थी। दोस्तों, एली ऐसा इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो अपने आप को सेफ रखना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने पास गन रखी थी प्रोटेक्शन के लिए। जब वो बाहर जाती है तो वो जोएल को देखती है जो कि ट्रक के अंदर गैस भर रहा था जो कि उसने बिल और फ्रैंक की जगह से लिया था। जब एली वहां पे वेट करती है तो वो जोक की बुक पढ़ती है और जोएल को जोक सुनाती है जो कि जोएल को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके बाद जब वो अपनी गाड़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो एली को उसके अंदर एक कैसेट मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा पुरानी थी। जोएल उससे कहता है कि वो उसे प्ले करे और जब वो उसे प्ले करती है तो बहुत दिनों बाद वो दोनों गाने सुनते हैं। उसे वहां पे एक मैगजीन भी नजर आती है जो कि एडल्ट मैगजीन थी, तो जोएल उससे कहता है कि वो उसे तुरंत फेंक दे। एली उसकी बात मान के उसे फेंक देती है और उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं। एली जोएल पे बहुत ज्यादा भरोसा करती थी, इसीलिए वो
वो उससे बहुत ज्यादा फ्रैंक हो रही थी, लेकिन जोएल को अब भी उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसीलिए वो उससे थोड़ा सा रूडली बिहेव कर रहा था। जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे जानवर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है, जो कि उन्हें काफी ज्यादा अजीब लगता है। उन्हें वहाँ पे कुछ अबैंडन्ड व्हीकल्स भी नजर आते हैं और एक बहुत बड़ा सा ब्रिज होता है जो कि मिडल में था। उसके बाद जोएल और एली वुड्स की तरफ जाते हैं ताकि वो वहाँ पे रात बिता सकें, और जोएल वहाँ पे एक मील कुक करता है जो कि 20 साल के शेफ की कुक थी और उस डिश का नाम था रोवियोली। खाते हुए दोनों आगे का प्लान डिस्कस करते हैं, जहाँ जोएल उससे कहता है कि वो अपने भाई के पास कुछ ही दिनों में पहुंच जाएगा और वहाँ पे काफ़ी ठंडी होगी, इसीलिए वो आग वहाँ पे नहीं जला सकते, और अगर उन्हें यहाँ पे भी आग जलाई तो काफ़ी लोग उससे अट्रैक्ट होकर यहाँ पर भी आ जाएंगे। एली उससे पूछती है क्या वो लोग उन्हें रॉब करेंगे, तो वो उसे बताता है कि वो उससे ही बदतर कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जब ये दोनों सोने के लिए जाते हैं तो एली अपनी जोबू निकालती है और एक जोक सुनाती है, जिससे जोएल को हंसी आ जाती है और वो दोनों बहुत हंसते हैं। उसके बाद एली जोएल से पूछती है कि क्या यहाँ पे कोई आएगा, तो जोएल उससे कहता है कि इस जंगल में उन्हें कोई नहीं देख सकता। उससे कहता है कि वो आराम से सो जाए, यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला। और जब वो सो जाती है तो जोएल पूरी रात जग के वहाँ पे पहरेदारी देता है, क्योंकि वो चाहता था कि एली आराम से सो जाए और वो बिल्कुल भी ना डरे। अगली सुबह अभी दोनों उठते हैं तो अपना सामान पैक करते हैं और उसके बाद दोनों रोड की तरफ चले जाते हैं ताकि ये आगे बढ़ सकें। एली उससे पूछती है कि आखिर उसका भाई कौन है, तो वो उसे बताता है कि उसके भाई का नाम टॉमी है। टॉमी स्कूल के बाद आर्मी में गया था और उसने कई साल तक वहाँ पे सर्विस दी, और 12 साल बाद जब ये आउटब्रेक हुआ तो टॉमी ने जोएल को कन्विंस किया एक ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो कि बॉस्टन की तरफ जा रहा था। उसने ग्रुप उसके कहने पे ज्वाइन कर लिया ताकि वो अपने भाई के साथ रह सके और उसे सेफ रख सके। उसी ग्रुप में उसे टेस मिली और उससे उनकी दोस्ती अच्छी हो गई थी, और वहाँ पे टॉमी को मार्लिन मिली जिससे वो बात करने लगा था, और उसके बाद उसने उसके साथ फायरफ्लाइज ज्वाइन कर लिया इस सपने के साथ कि वो इस दुनिया को बचा लेगा। उसने उसे मना किया था लेकिन वो उसकी बात नहीं माना, और आखिर में आगे टॉमी ने फायरफ्लाइज को छोड़ दिया था और अब वो बिल्कुल अकेला है, तो वो उसके पास जा रहा है ताकि वो उसे सेफ रख सके। उसके बाद जब दोनों आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने एक टनल आती है जो कि एक बड़े से ट्रक की वजह से ब्लॉक हो गई थी और उसके आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। जोएल डिसाइड करता है कि वो लोग लॉन्ग कट से जाएंगे, इसीलिए वो ट्रक को मोड़ता है और वहां जाने के लिए निकल जाता है। वहीं पे हमें कई सारी डेड बॉडीज नजर आती हैं जो कि कंकाल बन चुकी थी, मानो कि वहां पे बहुत ही ज्यादा लड़ाई हुई हो। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक क्वारंटीन जोन नजर आता है जो कि पूरा खाली था, लेकिन जब वो ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें कई सारे लोग नजर आते हैं और उनमें से एक बंदा होता है जो कि जख्मी होता है और मदद के लिए उन्हें पुकारता है, लेकिन वो लोग उसकी नहीं सुनते और वो आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिससे उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है और वो एक शॉप में जा टकराते हैं। जोएल देखता है कि वहाँ पे कई सारे लोग हैं और उन लोगों ने उन्हें ट्रैप में फंसा दिया है और उनके पास गन भी है जो कि उन्हें मारने आ रहे हैं। तभी उसे उस शॉप में एक होल नजर आता है जिसके अंदर से एली जा सकती थी, तो वो उससे कहता है कि वो उसके अंदर से उस पार चली जाए। वो उन बंदों से लड़ता है और उन्हें गोली मारने लगता है, जिसकी वजह से एली उस होल के अंदर चली जाती है और सेफ हो जाती है। उसके बाद एक बंदा गन लेके जोएल के पास आता है तो वो उसे शूट करके मार डालता है, और तभी एक दूसरा बंदा उसके पीछे से आता है और उसका गला दबाने लगता है। एली जब ये देखती है तो वो उस बंदे को शूट करने का सोचती है कि उसके पास एक गन मौजूद थी जिसके बारे में जोएल को नहीं पता था। वो अपने बैग से उस गन को निकालती है और उसे लेकर वहां पर जाती है, जहां वो उसे उस बंदे के टांग में शूट कर देती है जिससे वो जख्मी हो जाता है और जोएल की इससे जान बच जाती है और वो बंदा उनसे माफी मांगने लगता है, लेकिन जोएल उसकी नहीं सुनता और उसे भी मार डालता है। वो एली से गन ले लेता है और उसे लेकर वो वहां से स्ट्रीट्स पे जाता है ताकि वो किसी ऊपर की जगह पहुंच सके और वहां से देख सके कि वहां से बाहर जाने का रास्ता कहां पर है। उसी क्वारंटीन जोन में हमें कैथरीन नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जिसने सभी फेडरल एजेंट्स को मार डाला था और वो वहां की नई लीडर बनी थी। वो एक बूढ़े डॉक्टर को इंटरोगेट कर रही होती है जो कि फेडरा के लॉकअप में होता है। उससे पूछती है कि आखिर हेनरी कहाँ पर है, तो वो उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि हेनरी कहाँ है। वो आदमी कैथरीन से कहता है कि वो बहुत ही गलत कर रही है क्योंकि वो अपने भाई की मौत का बदला मासूमों से ले रही है। तो कैथरीन उससे कहती है कि वो उसे सही और गलत के बारे में ना बताए, वो बता दे कि वो बंदा कहाँ है क्योंकि वो उसे अपने हाथों से मारना चाहती है, क्योंकि उसने उसके भाई को मारा है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा प्यारा था। वो उसे सर पे गन रख देती है उसे शूट करने के लिए। तो डॉक्टर उसे बताता है कि वही वो बंदा था जो उसे वहां पर लेकर आया था और फेडरा को उसके भाई के बारे में उसने कभी बताया ही नहीं था। कैथरीन उसे बताती है कि वो जानती है कि उसने उसके बारे में नहीं बताया था, लेकिन हेनरी ने वो सब कुछ बता दिया था, इसीलिए उसे उसकी तलाश है। तभी कैथरीन को बाहर से ट्रक की आवाज आती है तो वो बाहर जाती है जहाँ पे उसकी टीम होती है और उसे बताती है कि उनके कुछ लोग यहाँ पे मारे गए हैं और उन्हें यहाँ पे एक ट्रक भी बरामद हुआ है जो कि बाहर से आया है जिसके पास ढेर सारी सप्लाईज थी, मानो कि वो बाहर के बंदे हों। कैथरीन उनसे कहती है क्या पता हेनरी ने उनको यहाँ पे बुलाया अपनी मदद के लिए, तो वो उनको ढूंढे और उन सबको ही मार डालें। उसके बाद वो वापस डॉक्टर के पास जाती है और उसे शूट करके मार डालती है। उसके बाद कैथरीन उन लाशों को देखने जाती है और उन्हें बताती है कि ये हेनरी का काम है और जब तक वो हेनरी को ढूंढ नहीं लेते वो उन्हें मारता ही रहेगा।
उसके बाद उसकी टीम मिशन पे जाती है और एक एक घर को ढूंढने लगती है ताकि वो लोग उन्हें ढूंढ के मार सके। इधर जोएल और एली एक बार में छुपे हुए होते हैं जहाँ से उन्हें दिख रहा होता है कि कैथरीन के लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। तभी उन्हें वहाँ से एक टॉल बिल्डिंग नजर आती है जो कि उनसे कुछ ही दूरी पर थी और वो वहाँ पे जाने का फैसला करते हैं ताकि वो देख सके कि वहाँ से बाहर कैसे निकला जाएगा। जोएल एली से कहता है कि वो अभी से लोगों को ना मारे क्योंकि अभी उसकी उम्र बहुत छोटी है और वो उस दर्द को झेल नहीं पाएगी। उसे कहता है कि उसे उस बंदे पर ध्यान देना चाहिए था और उसे पहले ही मार देना चाहिए था जिससे वो बाहर नहीं आती और उस बंदे को शूट नहीं करती। ये सुन के एली उससे कहती है कि ये उसकी पहली बार नहीं है, उसने पहले भी किसी को मार रखा है। उसके बाद जोएल एली को उसकी गन दे देता है और उसे कहता है कि वो इसका इस्तेमाल तभी करे जब उसे ज़रूरत महसूस हो। एली उस गन को अपने बैग में डालने के बजाय अपनी जेब में डाल देती है क्योंकि उसे पता था कि उसे जल्दी से इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हम यहाँ देख पाते हैं कि जोएल अब एली की केयर करने लगा था और उससे उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो दोनों फ्रैंक भी हो गए थे। जब वो दोनों बार को लीव कर रहे होते हैं तो जोएल उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, तो एली उससे कहती है कि जब तक वो उसके साथ है उसे कोई भी चिंता नहीं है। इधर कैथरीन के पास उसका आदमी आता है जो कि उसे बताता है कि उन्हें हेनरी के साइन मिले हैं और वो उसे एक बिल्डिंग में लेकर जाता है जहाँ पे एक एटिक मौजूद थी और वहाँ पे कई सारे सुपर हीरो की ड्राइंग बनी हुई थी। कैथरीन वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे बहुत ही कम कैन बचे हुए हैं जिससे वो समझ जाती है कि उनके पास खाना खत्म हो गया था, इसीलिए वो यहाँ से चले गए। उसके बाद वो अपनी टीम से कहती है कि वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे तो वो उन्हें जल्दी से ढूंढें और मार डालें। उसके बाद उसका आदमी उसे एक बेसमेंट में लेकर जाता है जहाँ वो उसे दिखाता है कि नीचे की ज़मीन पूरी अंदर धंस चुकी है और उसके अंदर से वेव निकल रही है मानो कि वो इन्फेक्टेड लोग वहाँ से बाहर निकलना चाहते हों। कैथरीन उससे कहती है कि इसके नीचे एक केव बनाई गई थी और उसके अंदर कई सारे इन्फेक्टेड लोग मौजूद हैं जो कि बाहर निकलना चाहते हैं, पर वो अपने लोगों को इस बारे में नहीं बता सकते क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। वो उस बिल्डिंग को सील करने के लिए कहती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। इधर जोएल और एली उस टॉल बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर 45 बिल्डिंग है तो वो उसे क्लाइंब करने लगते हैं। एली जोएल से पूछती है कि जो बंदा उनके सामने फेक इंजरी लेकर आया था उसे कैसे पता चला कि वो उन्हें ट्रैप में फंसाना चाहता है। जोएल उसे बताता है कि वो हर जगह लोगों के साथ काम कर चुका है, इसीलिए उसे सब लोगों के पैतरे पता हैं और वो बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है। एली उससे पूछती है कि उसने कितने इनोसेंट लोगों को मारा है तो जोएल उसे इग्नोर कर देता है और उसे कुछ नहीं बताता। इससे हम समझ पाते हैं कि उसने कई सारे इनोसेंट लोगों को मार रखा होगा। जब वो दोनों 33वें फ्लोर पे पहुंचते हैं तो जोएल बहुत ज़्यादा हाफने लगता है और वो उससे कहता है कि वो और ऊपर नहीं जा सकता। एली जोएल से कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा आलसी है तो जोएल उससे कहता है कि वो 56 साल का हो गया है और वो इतनी मेहनत नहीं कर सकता। उसके बाद वो दोनों वहीं पे आराम करने का फैसला करते हैं। वो दोनों एक रूम में जाते हैं और वहाँ पे अपना बिस्तर तैयार करते हैं। उसके बाद जोएल कांच को तोड़ के रूम के इर्द गिर्द गिरा देता है ताकि अगर कोई वहाँ पे आए तो उनकी नींद खुल सके और वो लोग वहाँ से भाग सकें। उसके बाद दोनों सोने लगते हैं तो जोएल एली से पूछता है कि आखिर वो क्या कहना चाहती थी, अगर ये उसका फर्स्ट टाइम नहीं था तो पहले उसने किसको मारा है। एली उससे कहती है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। जोएल उससे कहता है कि अभी वो बहुत छोटी है और जब वो बड़ी होगी तब उसके लिए लोगों को मारना ईजी हो जाएगा। उसके बाद एली एक जोक सुनाती है जिससे जोएल को भी हंसी आ जाती है, जिससे हम जान पाते हैं कि वो दोनों और ज़्यादा करीब आने लगे थे। आधी रात को एली जोएल को उठाती है और जब जोएल की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने एक बंदे को देखता है जिसने उसके ऊपर गन तान रखा था और दूसरे बंदे ने एली पे गन तान रखी थी, जिससे वो हैरान हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं लास्ट ऑफ अस सीजन 1 एपिसोड 5 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट का समय दिखाया जाता है जहां कैंसस सिटी में फेडरा ने क्वारंटीन जोन ले लिया था। ये बात कैंसस सिटी के लोगों को पसंद नहीं आई थी, इसीलिए उन लोगों ने फेडरा के ऑफिसर को जान से मार डाला। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां कैथरीन के लोग हेनरी और उसके भाई को ढूंढ रहे थे। हेनरी एक कोलैबोरेटर था जो कि फेडरा के साथ मिला हुआ था, इसीलिए वो लोग उसे ढूंढ रहे थे ताकि वो उसे मार सकें। हेनरी का एक भाई होता है जिसका नाम सैम था और सैम डेफ और डेम था जिसकी वजह से वो साइन लैंग्वेज में बात करते थे। वो 2 ब्लॉक आगे जाते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए क्योंकि कैथरीन के आदमी उन्हें ढूंढ रहे थे। इधर कैथरीन एक सेल में जाती है जहाँ पे उसने कई सारे लोगों को बंदी बना रखा था और वो सभी कोलैबोरेटर्स थे और वो हेनरी के बारे में जानते थे। वो उनसे पूछती है कि आखिर हेनरी कहाँ पर है, तो कोई भी उसे कुछ भी नहीं बताता, जिससे वो उन्हें कहती है कि वो उसे एक एक करके जान से मार डालेंगे। तभी एक बंदा उसे बताता है कि उसे पता है कि हेनरी कहाँ पर है। वो उससे कहता है कि वो डॉक्टर के पास है जो कि उसे छुपाने में उसकी मदद कर रहा है और उसके साथ उसका छोटा भाई भी है जो कि बोल नहीं पाता। ये सुन के कैथरीन अपने आदमियों को उन्हें ढूंढने के लिए भेज देती है और अपने राइट हैंड से कहती है कि उन लोगों को वो जान से मार डाले। ये सुन के वो आदमी उससे कहता है कि क्या ये करना ज़रूरी है, तो वो उससे कहती है कि जो इन्फॉर्मेशन उनसे निकलवानी थी वो उसने निकलवा ली है और उनका कोई काम नहीं है तो वो उन्हें जान से मार डाले। ये सुन के वो बंदा उसकी बात मान लेता है और अंदर जाके सबको शूट कर देता है। उसके बाद हमें हेनरी और सैम दिखाए जाते हैं
जो कि डॉक्टर से मिलने आते हैं ताकि वो उन्हें सेफ रख सके। डॉक्टर उन्हें एक एटिक के बारे में बताता है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। उनसे कहता है कि फेडरा के लोगों ने इसे बनाया था ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें और यहाँ पे वो कुछ दिन अपने गुजार सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे उनके लिए खाना भी लेकर आया है। उनके पास कोई एमो और ज्यादा फूड नहीं होता है, इसीलिए डॉक्टर उनसे कहता है कि वो दोनों यहीं पे रुके और वो नीचे रहेगा और कुछ दिनों बाद वो उनसे मिलने आएगा दोबारा से खाना लेकर। हेनरी डॉक्टर से कहता है कि यहाँ पे बहुत सारी पुरानी टनल्स हैं जिसके अंदर से होके वो क्वारंटीन जोन से बाहर निकल सकते हैं। ये सुनकर डॉक्टर उससे कहता है कि कैथरीन के आदमी हर जगह पर हैं और अगर उन लोगों ने उसे देख लिया तो वो उसे शूट करके मार डालेंगे। डॉक्टर उससे ये भी कहता है कि वो इतना ज़्यादा ना डरे, क्योंकि उसकी वजह से उसका छोटा भाई भी बहुत ज़्यादा डर रहा है। उसके बाद वो अपने छोटे भाई के पास जाता है जो कि एक सुपर हीरो की ड्राइंग बना रहा था। वो उससे कहता है कि वो यहाँ पे 100% सेफ हैं और वो बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि वो भी नहीं डर रहा है। वो उसे क्रेयॉन्स के बैग देता है ताकि वो दीवारों पे तस्वीर बना सके और उन क्रेयॉन्स को पाके वो खुश हो जाता है और दीवार पे तस्वीर बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर हमें 10 दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम हेनरी और सैम को देखते हैं और उन लोगों ने वहाँ दीवारों पे कई सारे सुपर हीरोज बना दिए थे। हेनरी उससे कहता है कि ये सुपर सैम है जो कि उनकी मदद करने आएगा। हेनरी देखता है कि स्ट्रीट्स पे अब भी सोल्जर्स घूम रहे हैं जो कि उन्हें ढूंढ रहे हैं उन्हें मारने के लिए। वो देखता है कि उनके पास अब एक ही कैन बचा हुआ है जिसे अगर वो खा लेंगे तो उन्हें इस जगह से जाना पड़ेगा। सैम उसे इशारों में कहता है कि उसे भूख लगी है, बट हेनरी उससे कहता है कि अभी वो उसे नहीं खा सकते क्योंकि वो पूरे एक दिन का मील है और अगर वो उसे अभी खत्म कर देंगे तो वो कल नहीं खा पाएंगे। वो डॉक्टर का वेट करते हैं लेकिन डॉक्टर वहां पर नहीं आता क्योंकि कैथरीन ने डॉक्टर को मार डाला था। सैम हेनरी से पूछता है कि क्या डॉक्टर मर चुका है, तो हेनरी उसे बताता है कि हो सकता है कि कैथरीन ने डॉक्टर को मार डाला होगा। हेनरी उससे कहता है कि उसने सभी सोल्जर्स को देखा है कि वो किस पैटर्न में चलते हैं, इसीलिए वो इस जगह से आराम से निकल सकते हैं। सैम बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है तो हेनरी उससे कहता है कि वो अपनी आंखें बंद करे और जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो वो उसका चेहरा पेंट कर देता है और उससे कहता है कि वो सुपर सैम है जो कि उनकी रक्षा करेगा। जब वो वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं तो देखते हैं कि जोएल और एली का ट्रक वहाँ पे क्रैश हुआ है जो कि हमें 4th एपिसोड में दिखाया गया था। हेनरी देखता है कि जोएल ने उन आदमियों को मार दिया है, इसीलिए वो अपने भाई से कहता है कि उसके पास अब एक नया प्लान है। उसी रात को हेनरी और सैम उस बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पे जोएल और एली मौजूद थे और जब वो सो रहे होते हैं तो वो उनके पास आके उन पे गन तान देते हैं, जो कि 4th एपिसोड की एंडिंग थी जहाँ पे जोएल उन्हें देखकर हैरान हो गया था। जोएल उनसे पूछता है कि आखिर वो उनसे क्या चाहते हैं, तो हेनरी उससे कहता है कि वो उन्हें बिल्कुल भी शूट नहीं करना चाहते, तो वो उन पर ट्रस्ट करें और अगर वो उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो उन्हें गोली मारनी पड़ेगी। जोएल और एली उनकी बात मान लेते हैं तो वो दोनों गन नीचे कर देते हैं। हेनरी अपने आप और अपने भाई को इंट्रोड्यूस करता है और उन्हें बताता है कि वो कैंसर सिटी के मोस्ट वांटेड बंदे हैं। पूरी सिटी उन्हें ढूंढ रही है ताकि वो उन्हें मार सके और उनका भी उनकी तरह ही सीन है, तो उन दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए। कुछ देर बाद जोएल और एली जब खाना खा रहे होते हैं तो वो हेनरी और सैम के साथ भी उस खाने को शेयर करते हैं, जहाँ जोएल उनसे कहता है कि उन दोनों को यहाँ से सेपरेट हो जाना चाहिए, लेकिन हेनरी उनसे कहता है कि उसके पास यहाँ से निकलने का आइडिया है। अगली सुबह वो लोग वहाँ से निकलते हैं और देखने लगते हैं कि वहाँ से बाहर कैसे निकलें और जोएल उससे कहता है कि उसे पता चला था कि कैंसर सिटी के जो फेडरा थे वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल थे जो कि लोगों को मारा करते थे। हेनरी उससे कहता है कि वो लोग इतने बुरे थे कि वो लड़कियों का शोषण करते थे और बाकी लोगों को टॉर्चर करके वो लोग मार दिया करते थे, लेकिन उनके लोगों ने आवाज़ उठाई और एक एक करके उन सबको ही मार डाला। हेनरी उसे ये भी बताता है कि वो फेडरा नहीं है बल्कि वो उससे बदतर है और वो एक कोलैबोरेटर है। ये सुनकर जोएल उससे कहता है कि वो कोलैबोरेटर्स के साथ काम नहीं करता, तो हेनरी उससे कहता है कि अगर वो उसके साथ काम नहीं करेगा तो वो उसे बाहर नहीं निकालेगा। वो उसे ये भी बताता है कि आज तक उसने किसी को भी जान से नहीं मारा है, तो चिंता ना करे, वो एक अच्छा इंसान है। जब वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं तो हम एली और सैम की तरफ देखते हैं जो कि वो अच्छे दोस्त बन गए थे और वो दोनों जोक्स पे हंसने लगते हैं। उसके बाद हेनरी उन सबको अपना प्लान एक्सप्लेन करता है और बताता है कि इस सिटी की लीडर कैथलीन नाम की एक औरत है और उसे उसके आदमियों की नजरों से बच के टनल में जाना होगा, जिसका दूसरा छोर क्वारंटीन जोन के बाहर निकलता है तो वो लोग वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जोएल उससे पूछता है कि उस टनल के बारे में बाकी लोगों को ही पता होगा, तो वो उसे बताता है कि 15 साल पहले फेडरा के लोगों ने इन्फेक्टेड लोगों को अंदर डाल दिया था और वो अंडरग्राउंड बंद है और उन्हें लगता है कि शायद वो टनल में ही है, लेकिन टनल का रास्ता अलग है जो कि बिल्कुल सेफ है और वो लोग वहाँ पे आसानी से निकल सकते हैं। हेनरी उससे कहता है कि उसका प्लान बिल्कुल बकवास है, क्योंकि अगर वहाँ पे गलती से भी कोई इन्फेक्टेड इंसान मिल गया तो वो लोग मारे जाएंगे, लेकिन उनके पास और भी कोई चारा नहीं है, इसीलिए वो इसी प्लान पे स्टिक रहते हैं। उसके प्लान के मुताबिक वो लोग अबैंडन्ड बैंक में पहुंचते हैं जिसके अंदर टनल का एक रास्ता खुलता था। जब वो सभी अंदर जाते हैं तो जोएल एली से कहता है कि वो अपनी गन को बाहर निकाल ले क्योंकि उसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसकी जरूरत पड़ सकती है।
जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे कोई भी इन्फेक्टेड बंदा नजर नहीं आता, बल्कि उन्हें वहाँ पे ऐसा एरिया नजर आता है जहाँ पे बच्चों की ड्राइंग्स थी। जब वो दरवाजे के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे बच्चों की चीज़ों का एंटायर एरिया मिलता है, जहाँ पे बुक्स, टॉयज और कई सारे गेम्स थे। जोएल उन्हें बताता है कि उसने इन प्लेसेस के बारे में सुना है जहाँ क्वारंटीन के समय लोग अंडरग्राउंड चले गए थे ताकि वो सेफ रह सकें। जोएल को वहाँ पे एक ड्राइंग भी मिलती है और उसके अंदर लिखा था आर प्रोटेक्टर, जिसके अंदर 2 आदमियों के नाम लिखे थे, डैनी और आयुष। और फर्स्ट पार्ट में हमें बताया गया था कि आयुष एक आदमी था जो कि अंडरग्राउंड चला गया था और उसे जंगलों में एक फैमिली मिली तो उसने उन्हें आसरा दिया और तब से ही उन लोगों ने एक कम्युनिटी वहाँ पर बना ली थी। तो हो सकता है कि शायद आयुष यहाँ पे पहले रहता हो। जब वो सभी वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक डोर को वो खुला छोड़ देते हैं। जोएल देखता है कि एक दरवाजा वहाँ पे खुला हुआ है जिससे शायद इन्फेक्टेड अंदर आए होंगे और उन लोगों को मार दिया होगा। लेकिन सुजैन जो कि उस फैमिली की माँ थी वो कुछ लोगों को लेके वहाँ से एस्केप कर गई थी, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर गए थे और वो लोग पता नहीं कहाँ पे चले गए थे। वहीं पे सैम को एक कॉमिक बुक मिलती है जिसकी एली भी फैन थी और उसे देखकर वो दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं। एली जोएल से कहती है कि उन्हें कुछ देर और यहाँ पे रुकना चाहिए। हेनरी उससे कहता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है क्योंकि अभी वहाँ पे उजाला होगा तो उन्हें यहाँ पे दिन बिता लेना चाहिए और रात को वो लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और वो पकड़े नहीं जाएंगे। इधर सैम और एली जब खेल रहे होते हैं तो जोएल हेनरी से कहता है कि उसे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो एक कोलैबोरेटर था। हेनरी उससे कहता है कि वो बस सैम को प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो एक आदमी के पास काम करता था जो कि बहुत ही अच्छा इंसान था और सैम को एक बार ल्यूकीमिया हो गया था और फेडरा के पास उसकी दवाई थी और उसे वो किसी भी हाल में लानी थी। लेकिन वो ये बात जानता था कि अगर फेडरा से उन्हें कुछ चाहिए तो उसे फेडरा को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी, इसीलिए उसने फेडरा को उस आदमी के बारे में बता दिया और फेडरा ने वहाँ पे आके उस आदमी को मार डाला और बदले में उन्होंने दवाई दी जिससे उसने सैम का इलाज किया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कैथलीन का ही सगा भाई था। इसके बाद कैथलीन ने सबको मार डाला और वो उसके पीछे पड़ गई ताकि वो अपने भाई की मौत का बदला उससे ले सके। इधर हम कैथरीन को देखते हैं जो कि अपने पुराने घर में होती है और वो अपने बेडरूम को देखकर अपने भाई को याद करती है। वो अपने आदमी से कहती है कि वो और उसका भाई यहाँ पे बहुत सारी चीजें खेला करते थे। वो अपने आदमी से कहती है कि वो और उसका भाई यहाँ पे ढेर सारी चीजें खेला करते थे और वो दोनों कितना खुश थे। लेकिन एक दिन हेनरी ने उसके भाई को उससे छीन लिया। वो उसे भी कहती है कि उसका भाई एक अच्छा इंसान था जो कि हेनरी को उसके किए की सजा के लिए माफ कर देता। उसे हेनरी से बदला चाहिए और वो उसे जान से मार कर ही दम लेगी। उसके बाद हमें जोएल और उसका ग्रुप दिखाया जाता है जो कि टनल से बाहर निकलते हैं और उसमें क्वारंटीन जोन से बाहर निकल गए थे, वो भी सही सलामत, और उन्हें वहाँ पे कोई भी इन्फेक्टेड बंदा नहीं मिला था। जब वो आगे बढ़ते हैं तो जोएल सबसे कहता है कि आखिर वो कहाँ पे जा रहे हैं, तो एली उससे कहती है कि वो व्योमिंग जा रहे हैं। जब वो सभी ये बातें कर रहे होते हैं तभी एक गन शॉट उनकी तरफ आता है जिससे वो लोग काफी डर जाते हैं और एक कार के पीछे जाके छुप जाते हैं। जोएल उनसे कहता है कि उन्हें यहाँ पे वेट करना होगा और वो पीछे से जाके उस बंदे को स्टॉप करेगा। एली उससे कहती है कि वो अपनी जान जोखिम में ना डाले, तो जोएल उससे कहता है कि क्या उसे उस पर ट्रस्ट है, तो एली उसे हाँ कहती है। तो जोएल पीछे के रास्ते से जाने लगता है। वो चुपके से उस घर में दाखिल हो जाता है जहाँ से गोली की आवाज़ आ रही थी और जब वो ऊपर जाता है तो वहाँ पे वो एक बूढ़े आदमी को देखता है जो कि उन सब पे गोली चला रहा था। वो उस पे गन तान के उससे कहता है कि वो अपनी गन को नीचे रख दे, लेकिन वो बंदा उसे शूट करने के लिए जाता है तो जोएल उसे शूट करके मार डालता है। तभी जोएल उसकी वॉकी टॉकी में कैथलीन की आवाज़ सुनता है क्योंकि उस आदमी से कहती है कि वो उन्हें होल्ड करके रखे, वो वहाँ पे पहुँच रही है। एली, हेनरी और सैम जब यहाँ पे छुपे हुए होते हैं तो जोएल उन्हें चिल्ला के कहता है कि वो लोग भागें। जब वो उसकी आवाज़ सुनते हैं तो वहाँ से भागने लगते हैं और तभी कैथलीन और उसकी टीम की वहाँ पे कार्स आ जाती हैं जो कि उनका पीछा करने लगती हैं। जोएल उस आदमी की स्नाइपर राइफल लेता है और शूट करता है और गोली एक ड्राइवर पे जाके लगती है जिससे वो कार क्रैश हो जाती है। तभी वो कार ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ पे जो घर होता है वो भी ब्लास्ट हो जाता है। कैथलीन बाहर निकलती है और हेनरी से कहती है कि वो अपने आप को बचा नहीं सकता, तो वो बाहर निकले और अपने आप को उसके हवाले कर दे। हेनरी बच्चों से कहता है कि वो दोनों यहाँ से चुपचाप से निकल जाएं और उसके बाद वो बाहर निकलता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। कैथलीन उससे कहती है कि अब उसकी मौत का समय है और वो उसे ये भी बताती है कि वो उसके साथ उसके छोटे भाई को भी मार डालेगी। जब वो उसे शूट करने जा रही होती है तभी वहाँ पे जमीन के अंदर से कुछ आवाज आती है और उसके अंदर से ढेर सारे इन्फेक्टेड लोग निकलते हैं जो कि सालों से उसके अंदर बंद थे। वो एक एक करके उन सबको काटने लगते हैं जिससे वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और एली, सैम और हेनरी वहाँ से भागने लगते हैं और जोएल एक एक करके उन इन्फेक्टेड को मारता है ताकि उनका रास्ता क्लियर हो सके। तभी एक बड़ा सा इन्फेक्टेड क्रीचर उस जमीन से बाहर निकलता है जो कि कैथलीन के राइट हैंड को फाड़ के जान से मार डालता है।
इधर एली जब एक ट्रक में छुपी हुई होती है तो एक इन्फेक्टेड बंदी उसके अंदर आ जाती है जो कि उसे काटने वाली होती है, लेकिन एली दरवाजा खोल के वहाँ से भागने लगती है। वो तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कैथलीन उन्हें रोक लेती है। वो उन्हें गोली से मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो इन्फेक्टेड चाइल्ड वहाँ पे आके उस पर अटैक कर देती है जो कि उसे काट खाती है, जिससे कैथलीन की मौत हो जाती है। और उसके बाद ये तीनों वहाँ से भाग के जोएल के पास जाते हैं और वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। वो भाग के एक होटल में जाके पहुंचते हैं जहाँ वो सेफ थे और जोएल उन्हें बताता है कि उसे नहीं पता कि वो लोग व्योमिंग पहुंचेंगे या नहीं। एली और सैम एक रूम में जाते हैं ताकि वो सो सकें और सैम एली से पूछता है कि क्या वो स्केयर्ड है, तो एली उससे कहती है कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। उसके बाद सैम उसे अपनी टांग दिखाता है जो कि इन्फेक्टेड इंसान ने काट ली थी और एली ये देखकर बहुत ही उदास हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। वो अपना पाम काट के अपना खून निकालती है और उसे उसके इन्फेक्टेड एरिया पे लगा देती है और उसे कहती है कि उसकी खून एक मेडिसिन है जिससे वो ठीक हो जाएगा। अगली सुबह जब एली उठती है तो देखती है कि सैम बैठा हुआ है और जब वो उसके पास जाती है तो सैम उस पर अटैक कर देता है जो कि इन्फेक्टेड हो गया था और वो उसे काटना चाहता था। जब जोएल देखता है तो वो उस पर गन तान देता है तो उसका भाई भी जोएल पे गन तान देता है और उससे कहता है कि वो उसके छोटे भाई को बिल्कुल ना मारे। तभी हेनरी अपने भाई को शूट करके जान से मार डालता है और उसके बाद वो खुद को भी शूट करके मार डालता है क्योंकि अब उसका कोई मकसद ही नहीं था, क्योंकि उसका छोटा भाई मर गया तो उसका जीने का क्या फायदा। जोएल उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। ये देखकर एली बहुत रोती है क्योंकि उसने अपना एक दोस्त खो दिया था। और उसके बाद जोएल 2 गड्ढे खोदता है और उन दोनों की लाशों को उसके अंदर डाल देता है। एली सैम की मैजिक स्लेट उसके ग्रेव के ऊपर रख देती है और उसके बाद जोएल से पूछती है कि उन्हें कहाँ पे जाना है, तो जोएल उससे कहता है कि उन्हें वेस्ट की तरफ जाना है। उदास होकर एली वहाँ पे जाने लगती है और जब जोएल की नज़र उसकी मैजिक स्लेट पे पड़ती है तो वहाँ पे लिखा हुआ था आई एम सॉरी। ये देख के जोएल सोचता है कि आखिर इसने उससे माफ़ी क्यों मांगी और उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं लास्ट ऑफ अस सीजन 1 एपिसोड 6 के बारे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है हेनरी और सैम के मौत की और उसके बाद कहानी ठीक 3 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ एक आदमी बर्फीले इलाके में रहता था और वो अपने कैबिन में कुछ मछलियां लेकर जा रहा था। जब वो अपने कैबिन के अंदर दाखिल होता है तो वो अपनी वाइफ को देखता है जो कि उससे कहती है कि यहाँ पे कोई आया है उनसे मिलने के लिए। तभी वो उस आदमी की तरफ देखता है और हमें पता चलता है कि वो जोएल है जिसने गन पॉइंट पे उसकी बीवी को रखा हुआ था। ये देखकर वो आदमी अपनी गन नीचे रख देता है और अपनी बीवी से पूछता है कि उसने गन क्यों नहीं उठाई, तो वो उससे कहती है कि गन बहुत दूर थी और वो बहुत आलसी है तो वो उठना नहीं चाहती थी। वो उससे ये भी कहती है कि ये बंदा अच्छा लग रहा है जो कि उसे हर्ट नहीं कर सकता। ये बात सुनकर जोएल भी गन को नीचे रख देता है और उसके बाद उनकी वाइफ उन्हें सूप सर्व करती है। जोएल उसे बताता है कि वो अपने भाई को ढूंढ रहा है और उसके साथ एक छोटी लड़की भी है जिसकी जिम्मेदारी उस पे है। तभी एली 2nd फ्लोर से नीचे आती है और वो आदमी उसे देखता है। जोएल उससे कहता है कि उसने उसे मना किया था नीचे आने से। तो एली उससे कहती है कि उसके पास गन है तो वो चिंता ना करे। जोएल उस आदमी को मैप देता है और उससे कहता है कि वो बताए कि वो लोग कहाँ पर हैं। तो आदमी उसे नक्शे पे मार्क करके बता देता है कि वो कहाँ पर हैं। जोएल उससे पूछता है क्या उसने टॉमी नाम के किसी आदमी के बारे में सुना है। तो दोनों पति पत्नी उससे कहते हैं कि वो यहाँ सालों से रहते आ रहे हैं और यहाँ पे टॉमी नाम का आज तक कोई भी नहीं आया। वो आदमी उससे ये भी कहता है कि अगर ईस्ट की तरफ जाएगा तो हो सकता है कि उसका भाई उसे मिल जाए, लेकिन वहाँ पे एक नदी पड़ती है जिसको पार करके वो उस साइड ना जाए क्योंकि वहाँ पे कई सारे इन्फेक्टेड लोग हैं जो कि उन्हें जान से मार सकते हैं। ये सुन के जोएल और एली वहाँ से बाहर निकल जाते हैं उस आदमी के बताए हुए पते पे जाने के लिए और जोएल को लगता है कि उसे अपने भाई को ढूंढना होगा उस रिवर ऑफ डेथ को क्रॉस करने के लिए ताकि वो वहाँ पे जाके फायरफ्लाइज को एली को सौंप सके। तभी वहाँ पे अंधेरा हो जाता है तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अगली सुबह उसे क्रॉस करेंगे। रात को वहीं पे रुकते हैं और रैबिट का मांस पका के वो उसे खाते हैं और हम देखते हैं कि जोएल का शू फट गया है, इसीलिए वो अपने शू को डक्ट टेप से बांध देता है ताकि वो दोबारा ना फटे। एली उससे उसकी ड्रिंक मांगती है तो वो उसे ड्रिंक भी दे देता है। एली उससे पूछती है कि क्या होगा अगर फायरफ्लाइज को वो मिल जाएगी और उसके बाद क्योर निकल आएगा तो वो क्या करेंगे। सुन के जोएल उससे कहता है कि वो एक पुराना फार्म हाउस खरीदेगा और उसके बाद उसके अंदर वो बकरियों को पालेगा। ये बकरियां बहुत ही शांत होती हैं और वो बहुत कम आवाज करती हैं। जोएल एली से पूछता है कि वो क्या करेगी, तो एली चांद की तरफ देखने लगती है और उससे कहती है कि क्वारंटीन जोन में वो ओशन से पूरी तरह ट्रैप्ड थी, जैसे एक साइड दीवार थी और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था। लेकिन अब जब वो आसमान में देखती है तो उसे खुला चांद नजर आता है। एली उससे पूछती है कि क्या उसके ब्लड से बनी हुई वैक्सीन वर्क करेगी, तो जोएल उससे पूछता है कि ऐसा उसे क्यों लगता है कि वो वर्क नहीं करेगी। उसे बताती है कि उसने सैम के घाव पे अपना खून लगाया था, लेकिन वो ठीक होने के बजाय इन्फेक्टेड बन गया और वो मारा गया। जोएल उससे कहता है कि अगर मार्लिन ने ये बात कही है कि वो क्योर निकाल सकते हैं तो वो क्योर जरूर निकालेंगे। अगली सुबह जब एली उठती है तो वो पहरेदारी करने लगती है। जोएल जब उसे देखता है तो उससे कहता है कि उसे करने की जरूरत नहीं। तो एली उससे कहती है कि अब वो बड़ी हो गई है और वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। जोएल उससे कहता है कि अगली बार
बार वो ये बिल्कुल ना करे। अगली बार वो आराम से सोएगी और वो पहरेदारी करेगा। जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक ब्रिज नजर आता है जो कि नदी के उस पार जा रहा था। और जब वो दोनों उस नदी के पार जाते हैं तो वो एक डैम के पास पहुंचते हैं, जहाँ एली उससे कहती है कि शायद यही रिवर ऑफ डेथ होगी। तभी वहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप आ जाता है जो एक घोड़े पे सवार थे और उन लोगों ने मास्क पहने हुए थे और उनके पास गन्स भी थी। वो उन दोनों को घेर लेते हैं और उन पे गन दान देते हैं। और उनके साथ एक डॉग भी होता है जो कि पता लगा सकता है कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। वो लोग उस डॉग को उन दोनों के पास भेजते हैं पता लगाने के लिए कि वो लोग इन्फेक्टेड हैं या नहीं, लेकिन वो डॉग उनको सूंघ के कुछ भी नहीं करता, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो दोनों बिल्कुल सेफ हैं। जोएल उन ग्रुप से कहता है कि वो बस यहाँ पे अपने भाई को ढूंढने आया है। और तभी एक घुड़सवार औरत उससे पूछती है कि उसके भाई का नाम क्या है। उससे कहता है कि उसके भाई का नाम टॉमी है। तो वो उसे अपने घोड़े पे बैठा लेते हैं और उसे एक जगह पर लेकर जाते हैं जो कि एक सेफ जोन था और उन लोगों ने एक कम्युनिटी वहाँ पे बना रखी थी। वहाँ पे ढेर सारी शॉप्स थी और वहाँ पे क्रिसमस ट्रीज भी थे और वहाँ पे कई सारे लोग रह रहे थे बिना किसी दिक्कत के। तभी जोएल अपने भाई टॉमी को वहाँ पे देखता है जो कि काम कर रहा था और वो उसे पुकारता है। तो टॉमी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। टॉमी भागकर उसके पास आता है और उसके गले लग जाता है और उसके बाद दोनों भाई एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। टॉमी जोएल से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जोएल उससे कहता है कि वो उसे यहाँ पे बचाने के लिए आया है। उसके बाद टॉमी और मरिया उन्हें डाइनिंग हॉल में लेकर जाते हैं और उन्हें खाना सर्व करते हैं और वो दोनों उस खाने को बहुत ही हड़बड़ी में खाते हैं क्योंकि उन लोगों ने कई दिनों से वैसा टेस्टी खाना नहीं खाया था। तभी एली देखती है कि उस शॉप में एक लड़की उसे घूर रही है, तो वो उस पर चिल्ला देती है तो वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। मरिया उससे कहती है कि उसे देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि पहली बार यहाँ पे कोई बच्ची आई है। एली टॉमी से पूछती है क्या वो लोग उन्हें मार डालेंगे। तो टॉमी उससे कहता है कि वो लोग बहुत ही केयरफुल रहते हैं, अगर वो दोनों इन्फेक्टेड होते तो वो दोनों अब तक मारे जा चुके होते। खाना खाने के बाद जोएल मरिया से कहता है कि वो टॉमी से कुछ जरूरी बात करना चाहता है। तो टॉमी उससे कहता है कि मरिया भी एक फैमिली ही है। उसे बताता है कि वो दोनों मैरिड है और उनको एक बच्चा भी होने वाला है। ये सुनकर जोएल हैरान हो जाता है और उसके लिए खुश भी होता है। उसके बाद टॉमी और मरिया जोएल और एली को लेके एक टूर पे जाते हैं जहाँ मरिया उन्हें बताती है कि 7 साल पहले यहाँ पे बहुत ही कम लोग सेटल हुए थे और तब से यहाँ पे उन लोगों ने एक छोटी सी कम्युनिटी बना दी। उन लोगों ने यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए पूरी दीवार लगा दी है ताकि उस दीवार के आर पार कोई ना जा सके। उन लोगों ने उस जगह का नाम जैक्सन रखा होता है और वहाँ पे स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, लॉन्ड्री और सब कुछ होता है। वो उन्हें बताती है कि उन लोगों ने उसे वोट किया है और वो यहाँ की लीडर है। उसके बाद वो उन्हें अस्तबल में ले जाती है जहाँ वो उन्हें अपने घोड़े से मिलवाती है और एली उस घोड़े को देखकर उससे प्यार करने लगती है। मरिया उनसे ये भी कहती है कि वो दोनों यहाँ पर रह सकते हैं और उसके बाद जोएल टॉमी से कहता है कि वो उसके साथ चले और इधर मरिया एली को भी अपने साथ ले जाती है। टॉमी जोएल को एक बार में लेकर जाता है जहाँ पे वो एक टोस्ट तैयार करते हैं और वो जोएल को थैंक्स कहता है उसे याद करने के लिए क्योंकि उसका भाई उसके लिए खतरा मोल के वहां तक आ गया था। उसके बाद टॉमी उससे एली के बारे में पूछता है तो जोएल उसे बताता है कि वो एक फायरफ्लाई की बेटी है और उसकी फैमिली कहीं पे गुम गई है तो वो उसे ढूंढने जा रहा है। ये सुनकर टॉमी उससे पूछता है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। तो वो उससे कहता है कि वो पैसों के लिए ये कर रहा है। वो टॉमी से पूछता है कि आखिर फायरफ्लाइज कहाँ पर होंगे। तो वो उसे बताता है कि वो एक बेस में है जो कि ईस्टर्न कोलोराडो में है और उन्हें साउथ साइड जाना होगा ताकि वो उनसे मिल सके। जोएल टॉमी से कहता है कि वो भी उनके साथ चले। तो टॉमी उसे इनकार कर देता है और उसे बताता है कि उसका बच्चा होने वाला है, इसीलिए वो यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाने वाला। जोएल की बात बहुत ही बुरी लगती है और वो उससे कहता है कि आखिर वो बदल कैसे गया। तो टॉमी उससे कहता है कि पहले वो जो काम करते थे वो बहुत गलत होता था, लेकिन अब उसकी फैमिली बन गई है तो उसे अच्छे काम करने पड़ेंगे। टॉमी उससे कहता है कि उसकी जिंदगी रुक गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी अपनी जिंदगी रोक ले। और ये बात जोएल को बुरी लग जाती है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। उसे कहता है कि वो मॉर्निंग में कुछ सप्लाईज लेगा और वो यहाँ से अकेले ही बाहर चला जाएगा। जब वो बाहर जाता है तो उसे अजीब सा फील होने लगता है और तभी वो अपनी बेटी सारा के बारे में सोचता है। इधर एली शार ले रही होती है और मरिया उसके लिए कुछ फ्रेश क्लोथ्स लेकर आती है और उसके बाद वो उसके लिए एक नोट छोड़ देती है जिस पर लिखा हुआ था वो उससे नेक्स्ट स्ट्रीट पर मिलेगी। उसके बाद एली मरिया के घर में जाती है और वहाँ पे एक मैंटल देखती है जिसमें नेम और डेट बर्थ लिखे हुए थे मरे हुए बच्चों के। वो देखती है कि वहाँ पे केविन और सारा का नाम लिखा हुआ है और उनके आगे कैंडल जली हुई है एक मेमोरी के लिए। तभी मरिया वहाँ पर आ जाती है और एली को एक जैकेट देती है और उससे कहती है कि उसके बाल बहुत ही बड़े हो गए हैं तो उन्हें वो काट लेने चाहिए। जब वो एली के बाल काट रही होती है तो वो उसे बताती है कि पहले वो एक अटर्नी रह चुकी है। उसके बाद एली उससे उस मेमोरियल के बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि केविन उसका बेटा था जिसे उसने आउटब्रेक में खो दिया था और सारा जोएल की बेटी थी जो कि बहुत साल पहले मारी गई थी। ये सुन के एली शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि उसे नहीं पता था कि जोएल की कोई बेटी भी थी। तो मरिया उससे कहती है कि वो जोएल को इस बारे में कुछ भी ना कहे कि उसने ये बात बताई है। एली उससे कहती है कि उसे पता है कि जोएल लोगों को मारता था पर उसने किसी इनोसेंट इंसान को नहीं मारा होगा। मरिया उससे कहती है कि टॉमी
भी ये काम करता था, लेकिन वो सर्वाइव करने के लिए ये सब किया करते थे। वो एली से ये भी कहती है कि वो लोगों पे इतनी जल्दी विश्वास ना करे, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों पे विश्वास करते हैं वही सबसे ज्यादा धोखेबाज निकलते हैं। उसके बाद मरिया एली को मूवी थिएटर में ले जाती है, जहाँ पे सभी लोग मूवी देख रहे थे। एली वहाँ पे नोटिस करती है कि मरिया और टॉमी कुछ बात कर रहे हैं। इधर जोएल अपने फटे हुए जूतों को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी टॉमी वहाँ पर आता है, जो कि उसके लिए नए बूट्स लेकर आया था। टॉमी जोएल से माफी मांगता है उसके बर्ताव के लिए, क्योंकि वो जानता था कि वो बहुत साल से अकेला है और उसे अपनी बेटी की याद आती थी। जोएल उससे कहता है कॉलेज जाने के लिए वहाँ पे इन्फेक्टेड से सामना करना पड़ेगा, तो टॉमी उससे कहता है कि वहाँ पे जाना इतना मुश्किल भी नहीं है। उसके बाद जोएल उसे बताता है कि एली के ब्लड में क्योर है, इसीलिए वो उसे यहाँ पर लेकर आया ताकि वो फायरफ्लाइज को उसे सौंप सके, जिसके ब्लड से वो एक क्योर बनाएंगे और पूरी दुनिया इससे ठीक हो सकती है। जोएल अपने भाई को सारी बात बताता है कि इस जर्नी में उसके साथ क्या क्या हुआ। वो उसे कैंसर सिटी के बारे में भी बताता है और उससे कहता है कि उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। इस सुनकर टॉमी उससे पूछता है कि वो चाहता है कि वो एली को लेकर वहाँ पर जाए, तो जोएल उससे कहता है कि अगर वो वहाँ पर जाएगा तो वो लड़की मारी जाएगी। वो सोचता है कि उसे छोड़ना होगा ताकि वो उसकी जान बचा सके। टॉमी जोएल से कहता है कि वो तैयार है उसे लेकर जाने के लिए, तो जोएल उससे कहता है कि वो मरिया को इस बारे में कुछ भी ना बताए। उसके बाद दोनों भाई बाहर जाते हैं और टॉमी मूवी थिएटर में जाता है, जहाँ वो मरिया से कुछ बातें करता है। जब जोएल अपने घर जाता है तो देखता है कि एली की लाइट अभी तक जली हुई है, और जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि वो कुछ रीड कर रही है। एली जोएल से कहती है कि उसे पता लग गया है कि वो क्या करने वाला है, इसीलिए अगर उसे डिच करना है तो वो उसे डिच कर सकता है। जोएल उससे कहता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है, उसका भाई उसे सही सलामत वहां तक पहुंचा देगा तो वो निश्चिंत रहे। एली उससे कहती है कि उसे उसके भाई से ज्यादा उस पर भरोसा है और वो जानती है कि वो उसे अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। एली उसे अपोलोजाइज करती है कि उसने अपनी बेटी को खोया था, और वो उसे ये भी बताती है कि उसने भी कई सारे लोगों को अपनी जिंदगी से खोया है। इसे जोएल को बुरा लग जाता है और उससे कहता है कि वो उसका बाप नहीं है और ना ही वो उसकी बेटी है, तो वो यहाँ से चली जाए। सुनकर वो वहाँ से चली जाती है और वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि जोएल फिर से अपनी बेटी के बारे में सोच रहा है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एली ने अपना सामान पैक कर लिया है और वो अपने रूम में वेट कर रही है वहाँ से जाने के लिए। तभी उसके रूम में टॉमी आता है, जो कि उससे कहता है कि वो तैयार है। वो उसे लेकर अस्तबल में जाता है, जहाँ जोएल उनके लिए हॉर्स प्रिपेयर कर रहा था। एली उससे पूछती है क्या वो उसे गुड बाय कहने के लिए आया है, तो वो उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, वो यहाँ पे एक घोड़े को चुराने के लिए आया है। जोएल उससे कहता है कि वो एक चॉइस को डिजर्व करती है, तो एली उसे चूज करती है, तो वो समझ जाता है कि वो उसके साथ ही सेफ फील करेगी, इसीलिए वो खुद डिसाइड करता है एली को ले जाने के लिए। वो टॉमी को रोक देता है और उसकी स्नाइपर राइफल उससे मांगता है, और टॉमी उन्हें कॉलेज का रास्ता बता देता है, तो वो दोनों घोड़े पे वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो वो एली को टीच करता है कि स्नाइपर राइफल कैसे चलाई जाती है। फिर हमें 5 दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ वो कॉलेज में पहुंच गए थे और वो लोग फायरफ्लाइज से वहाँ पे मिलने वाले थे, और वो दोनों डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे कोई नजर क्यों नहीं आ रहा। जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कई सारे मंकीज होते हैं, जो कि लैब के अंदर थे, और वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। वहाँ फायरफ्लाई का लोगो भी होता है, और उन्हें पता चलता है कि जरूर यहाँ पे कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डॉक्टर्स मारे गए और यहाँ पे सभी लोग गायब हैं। तभी जोएल और एली को बाहर से कुछ आवाज आती है, और जब वो बाहर देखते हैं तो उन्हें 4 बंदे नजर आते हैं, जो कि आर्म्ड थे। वो तुरंत पीछे के दरवाजे से बाहर जाते हैं और घोड़े पे बैठने वाले होते हैं, लेकिन तभी एक बंदा वहाँ पर आता है और जोएल को स्टैब कर देता है, तो जोएल उसकी गर्दन मोड़ के उसे मार डालता है। ये देखकर वो तीनों बंदे वहाँ पर आते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, तो एली उनकी तरफ शूट करने लगती है और वो छुप जाते हैं। उसके बाद वो जोएल को घोड़े पे बैठाती है और उससे कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, और जब वो दोनों कुछ देर तक आगे बढ़ते हैं तो जोएल नीचे गिर जाता है, जिसका ढेर सारा खून निकल चुका था और वो बेहोश हो गया था। एली उसके जख्म पे कपड़ा रख देती है ताकि उसका खून रुक सके, और उसके बाद वो उससे भीख मांगती है कि वो बिल्कुल ना मरे, क्योंकि अगर वो मर जाता तो वो सेफ नहीं रह पाती। जोएल बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता, और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 एपिसोड 7 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम एली और जोएल को देखते हैं, जो कि एक अबैंडन्ड गैराज में होते हैं। एली बहुत कोशिश करती है जोएल का खून रोकने के लिए, लेकिन उसकी ब्लीडिंग बिल्कुल भी स्टॉप नहीं हो रही होती। जोएल एली से कहता है कि वो उसे इसी हाल में छोड़ दे और यहाँ से चली जाए, और सीधा टॉमी के पास जाए ताकि वो उसकी मदद कर सके। उसकी बात मान के एली अपना जैकेट पहनती है और वहाँ से जाने लगती है, और तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बोस्टन क्वारंटीन जोन में एली मौजूद थी और वो रनिंग कर रही थी अपना कैसेट प्लेयर में गाने सुन के। तभी पर्ल नाम की एक लड़की उसे छेड़ती है और उसका कैसेट प्लेयर छीन लेती है। तभी बेथनी नाम की एक लड़की उसके हेडफोन उससे छीन लेती है, जिससे उसे गुस्सा आता है और वो दोनों फाइट करने लगती हैं। इस हरकत की वजह से कैप्टन वॉग एली को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है कि उसने जो भी किया है वो बहुत ही गलत काम किया। उसने लड़की को बुरी तरह पीटा है, जिसकी वजह से उसके 15 टाके आए हैं। ये सुनकर एली उससे कहती है कि वो उसे अंधेरे में डाल दे ताकि उसे सजा मिल सके, तो कॉन्ग उससे कहता है कि अब वो ये सब काम नहीं करने वाले, वो कुछ और उसे बताएगा और वो उसे एक ट्रूथ बताने वाला है। वो उसे कहता है कि एली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है
और वो उसे दो ऑप्शंस देता है। पहला ऑप्शन कि वो ऐसे ही मिसबिहेव करे और वो एक बुरी इंसान बन जाए, और दूसरा ऑप्शन कि वो मेहनत करे ताकि उसे पुलिस की नौकरी मिल सके। एली उससे कहती है कि वो ऑब्वियसली फेडरा की एजेंट बनना चाहती है, इसीलिए उसकी बात मान लेती है और उसके बाद अपने रूम में चली जाती है। उसने जो रास्ता चुना होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जैसे उसे कमरा मिलता है रहने के लिए और खाने और पैसों की कोई भी कमी नहीं होती। जब एली रात को अपने रूम में बुक पढ़ रही होती है तो वो अपने साइड में एक एम्प्टी बेड को देखती है जिसमें उसकी दोस्त सोया करती थी। कुछ देर बाद एली के रूम में कोई आता है और उसे लगता है कि शायद बेथनी वहां पे है जो कि उससे बदला लेने आई है, इसीलिए वो अपनी गन निकालती है और उस पर वार करने के लिए जाती है। लेकिन तभी वो बंदी उसके मुंह पे हाथ रख देती है और उससे कहती है कि वो बिल्कुल ना चिल्लाए। एली देखती है कि वो उसकी दोस्त राइली है जो कि उसकी रूममेट हुआ करती थी, और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो बहुत दिनों बाद वहां पर आई थी। एली उससे कहती है कि उसे लगा था कि वो मर गई होगी, लेकिन राइली उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो यहाँ से भाग गई थी। राइली उसे ये भी बताती है कि उसने फायरफ्लाइज ज्वाइन कर लिया है, लेकिन एली उसकी बात पे यकीन नहीं करती तो राइली उसे अपनी गन दिखाती है। एली उससे पूछती है कि आखिर वो इतने दिनों बाद यहाँ पर क्यों आई है, तो राइली उससे कहती है कि वो उसे अपने साथ लेने आई है क्योंकि आज रात वो उसके लिए बेस्ट रात बनाने वाली है। एली पहले तो उसको मना करती है उसके साथ चलने के लिए, लेकिन कुछ देर बाद वो मान जाती है और उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। राइली उससे कहती है कि जहाँ वो जा रही है वो एक सीक्रेट प्लेस है और उसे उस पर ट्रस्ट करना होगा क्योंकि वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगी। एली उसकी बात मान लेती है और उसके साथ फिर विंडो से नीचे कूद जाती है और उस वक्त रात के 2 बज रहे होते हैं और वो दोनों वहां से भाग निकलती हैं। उसके बाद वो एक बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर जाते हैं जहाँ पे उन दोनों को एक डेड बॉडी नजर आती है और वो देखकर हैरान हो जाते हैं। राइली उससे कहती है कि ये बॉडी यहाँ पे कल नहीं थी और उन्हें उस बॉडी के साइड में एक वाइन की बोतल भी मिलती है और उन्हें लगता है कि शायद ज्यादा पीने की वजह से आदमी मारा गया होगा। एली उस बोतल को ले लेती है और तभी वो आदमी फ्लोर के नीचे गिर जाता है क्योंकि उस फ्लोर की रूफ सड़ चुकी थी, इसीलिए वो उसका भार नहीं सह पाई थी। उसके बाद वो उस आदमी की बोतल से उसकी ड्रिंक पीते हैं और एली राइली से पूछती है कि ये पहली बार उसने किसी डेड बॉडी को देखा है, तो राइली उससे कहती है कि नहीं, सबसे पहले उसने अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी को देखा था। एली फिर उससे कहती है कि क्या वो उसकी गन पकड़ सकती है, तो राइली उससे कहती है कि फायरफ्लाइज का रूल है कि वो अपनी गन किसी को नहीं दे सकते, लेकिन वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है तो वो उसको ये गन दे सकती है। एली जब उस गन को उठाती है तो देखती है कि वो बहुत ज्यादा भारी है, तो राइली उससे कहती है कि ये फुली लोडेड है। उसके बाद एली उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या हो गया है, क्या उसने किसी फायरफ्लाई बंदे को डेट करना शुरू किया है जिससे वो टेररिस्ट ग्रुप में शामिल हो गई। राइली उससे कहती है कि फायरफ्लाई कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, वो लोगों की मदद करते हैं क्योंकि फेडरा से वो नहीं हो पाता। उसे बताती है कि 40-50 साल की औरत उसके पास आई थी और वो उसके स्किल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। उसके बाद उसने अपने नेगेटिव ओपिनियन फेडरा को लेकर उसे बताया और उसे कहा कि वो फायरफ्लाई है तो वो उसके साथ शामिल हो जाए, इसीलिए उसने फैसला किया उसका साथ देने के लिए। उसके बाद राइली उसे नीचे ले जाती है और वहाँ पे लाइट ऑन करती है और एली उन लाइट्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो दोनों अबैंडन्ड मॉल में आ गए थे और वहाँ पे कई सारे गेम्स थे। एली उससे कहती है कि उसने इस मॉल को कैसे डिस्कवर किया, तो राइली उसे बताती है कि ये फेडरा की नज़र से बचा हुआ है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके अंदर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग रहते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर आई तो उसने देखा कि ये पूरा खाली है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे आज रात रुक सकते हैं और खूब इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे कई सारी गेम्स खेलते हैं और झूला भी झूलते हैं जिससे उन दोनों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एली एस्केलेटर को जब पहली बार देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और वो उससे कहती है कि ये कितना बढ़िया चीज़ था जिससे इंसान आराम से नीचे और ऊपर जा सकते थे। एली राइली से पूछती है कि यहाँ पे कुछ स्टोर्स में बहुत सारे सामान बचे हुए हैं और कुछ में खाली हैं, ऐसा क्यों है। राइली उसे बताती है कि उसकी माँ ने उसे बताया था कि जब आउटब्रेक हुआ था तो कई सारे स्टोर को लोगों ने लूट लिया था ताकि वो अपने नीड और वांट्स के लिए कई सारी चीजें अपने पास रख सके। उन्होंने सारे लॉकर तोड़ दिए और सारे के सारे सामान उन्होंने चुरा लिए, लेकिन एक शॉप है जिसके अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं चुरा पाए थे और वो उसकी सीक्रेट शॉप है जहाँ से वो कई सारे सप्लाईज लेती है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो राइली एली से कहती है कि वो अपनी आंखें बंद करे और एली आंखें बंद करती है तो राइली उसके ऊपर अपना हाथ रख देती है और उसे लेकर वो कहीं पे जाने लगती है। जब राइली अपना हाथ हटाती है तो वो एली से कहती है कि वो अपनी आंखें खोले और जब वो अपनी आंख खोलती है तो अपने सामने वो एक झूले को पाती है। राइली उस झूले को ऑन कर देती है और वो दोनों उस पर बैठ के एंजॉय करने लगते हैं। तभी राइली देखती है कि एली उसको बहुत ही प्यार से देख रही है और वो दोनों इस बात पे हंसने लगती हैं और एक दूसरे के साथ अल्कोहल शेयर करती हैं। तभी वो झूला अचानक से स्टॉप हो जाता है और एली राइली से पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। राइली उसे बताती है कि यहाँ पे कभी कभार पावर चली भी जाती है। एली राइली से कहती है कि वो उसके साथ चले, वापस से उसकी रूममेट बने और वो दोनों हमेशा खुश रहेंगी। राइली उससे कहती है कि वो 17 साल की होने वाली है और वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है और उसने फायरफ्लाई अब ज्वाइन कर लिया है और उसे छोड़कर वो कहीं पे नहीं जा सकती। उसके बाद राइली उससे कहती है कि उन्हें अब यहाँ से चलना चाहिए, तो यहाँ पे और भी चीजें हैं जिनके बारे में वो उसे बताना चाहती है। वो उसे लेकर एक फोन बूथ में जाती है जहाँ पे वो सिक्के डालती है और वो तीनों बहुत ही अच्छी अच्छी
फोटोज लेती हैं। जो फोटोज को देखती हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा आनंद आता है। उसके बाद जब वो अगली चीज ट्राई करने के लिए जा रही होती हैं तो राइली एली से एक बात बताती है। वो उसे कहती है कि वो उसे गेम्स वाले सेक्शन में ले जाने जा रही है, जहाँ पे वो ढेर सारी गेम्स खेलेंगे और उन्हें बहुत मजा आएगा। जब वो दोनों वहाँ पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पे सिक्का ही नहीं है। तो राइली एक मशीन को तोड़ के उसके अंदर से सारे सिक्के निकाल देती है और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे मॉर्टल कॉम्बैट गेम खेलने लगते हैं। जब वो दोनों खेल रही होती हैं तो वहीं पे एक इन्फेक्टेड बंदा होता है जो कि उनकी आवाज़ सुन लेता है और वो उठ जाता है और हमें पता चलता है कि वो बहुत दिनों से सो रहा था। इधर गेम खेल के एली बहुत सारे गेम्स जीत जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों अब काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो रही हैं। तभी एली उससे कहती है कि वो बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। तो राइली उससे कहती है कि अभी कुछ घंटे बचे हैं तो वो उसके साथ बिता कर जाए। एली उससे कहती है कि फेडरा के लोगों को पता चला कि वो यहाँ पर है तो वो उसे जान से मार डालेंगे, इसीलिए उसे अपने रूम में वापस जाना पड़ेगा। राइली उससे कहती है लेकिन वो अपना गिफ्ट लिए बिना यहाँ से बिल्कुल ना जाए। ये सुन के एली खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि वो क्या गिफ्ट है। राइली उसे अबैंडन टाको रेस्टोरेंट में ले जाती है, जहाँ पे एली देखती है कि उसके सारे सामान वहाँ पे पड़े हुए हैं, जैसे ग्रेनेड और बहुत सारी बुलेट्स। तभी राइली उसका गिफ्ट निकालती है जो कि एक बुक थी और वो उस बुक को देख के खुश हो जाती है क्योंकि वो उसकी फेवरेट बुक की सेकंड पार्ट थी। वो दोनों वहाँ पे उस बुक को पढ़ने लगती हैं जिससे उन्हें काफ़ी मज़ा आता है। और उसके बाद एली उसका ग्रेनेड उठाती है और उससे कहती है कि क्या वो इन ग्रेनेड को खुद बनाती है। राइली उससे कहती है कि उसे यही काम मिला है, फायरफ्लाइज ने उसे इस मॉल में ही पोस्ट किया हुआ है जहाँ वो सारा दिन रहती है और इन ग्रेनेड्स को बनाती है। एली को इससे बहुत ही बुरा लगता है और वो उससे कहती है कि यानी वो यहाँ पे पोस्ट हुई थी और उसने ये सब उसके लिए नहीं किया बल्कि वो यहाँ पे अपना टाइम पास करना चाहती थी। ये सुन के राइली उसके पास जाती है और उससे कहती है कि वो बिल्कुल ना जाए, लेकिन एली उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से जाने लगती है। तभी एली को एहसास होता है कि उसने अपनी दोस्त के साथ बहुत ही गलत किया, इसीलिए वो वापस आती है और उससे माफ़ी मांगती है। एली उससे कहती है कि वो हमेशा उसकी ज़िंदगी में आके चली क्यों जाती है। राइली उससे कहती है कि वो जानबूझ के ये सब नहीं करती, वो चाहती है कि वो दोनों हमेशा एक साथ ही रहें। एली उससे कहती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड हमेशा के लिए रहेगी और वो उसे हमेशा मिस करती रहेगी। तभी राइली उससे कहती है कि अभी रात पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, उसके पास एक और चीज़ है जो वो उसे दिखाना चाहती है। राइली उसकी तरफ एक वुल्फ मास्क फेंकती है और उससे कहती है कि जब लोग यहाँ पे चोरी करने आए थे तो यही पहन कर आए थे। उसके बाद वो एक गाना बजाती है और वो दोनों मास्क पहन के वहाँ पे नाचने लगती हैं। तभी एली उसको देखकर अपना मास्क हटाती है और उसे किस कर देती है और राइली को देखकर वो फिर माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि उसने जानबूझ के ये नहीं किया। राइली उससे कहती है कि उसने जो भी किया उसे बहुत ही मज़ा आया और वो भी इस बात को कई दिनों से छुपाई हुई है। वो उसे पसंद करती है और इसीलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। एली उससे पूछती है कि अब आगे वो क्या करेंगे। तो राइली उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल के आएगा। तभी वहाँ पे वो इन्फेक्टेड बंदा आ जाता है जो कि उन पर अटैक कर देता है और राइली अपनी गन निकाल के उसे शूट करती है, लेकिन उसे कोई भी असर नहीं होता। वो दोनों एक स्टोर के अंदर भाग जाती हैं और इन्फेक्टेड बंदे को नॉकआउट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बंदा राइली के पीछे पड़ जाता है और एली को अपना चाकू निकाल के उसे स्टैब करना पड़ता है, जिससे उस इन्फेक्टेड बंदे की मौत हो जाती है। तभी राइली देखती है कि उसने उसके हाथ पे काट लिया है और एली भी देखती है कि उसने उसे भी काट लिया है। वो दोनों जोर से चिल्लाती हैं और उसे मिटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब जो घटना घट चुकी थी उसे ठीक नहीं किया जा सकता था, इसीलिए वो दोनों नीचे बैठती हैं और रोने लगती हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम जोएल को देखते हैं जिसका खून नहीं रुक रहा था और एली वहां से जाने के लिए निकल रही थी। तभी एली नीचे आती है और डेस्परेटली वहां पे सामान ढूंढने लगती है ताकि वो जोएल की मदद कर सके खून रोकने में। फिर कहानी हमें पास्ट की दिखाई जाती है जहां एली मॉल का सामान तोड़ने लगती है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका प्यार उसे अभी मिला था और वो उसे छोड़ के जा रहा था। राइली उसे संभालती है और उससे कहती है कि अब वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वो दोनों प्लान करती है कि जब तक वो दोनों इन्फेक्टेड नहीं हो जाती वो दोनों साथ रहेंगी और ट्रैवल करती रहेंगी। और उसके कुछ महीनों बाद शायद राइली इन्फेक्टेड हो गई थी, जिसके बाद एली इन्फेक्टेड नहीं हुई और फेडरा को पता चला कि वो इम्यून है, इसीलिए उन्होंने फैसला किया उसके ब्लड से क्योर बनाने का। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ एली उस घर में कुछ ढूंढने की कोशिश करती है और उसे वहाँ पे एक सुई और धागा मिलता है। वो तुरंत नीचे जाती है और उस सुई धागे से जोएल के घाव पे टाँके लगा देती है, जिससे उसका खून रुक जाता है और उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 एपिसोड 8 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक टाउन दिखाया जाता है जो पूरी तरह बर्फ में कैद था और अबैंडन्ड था। वहाँ पे आसपास कोई भी लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। उस टाउन में हम कुछ मुट्ठी भर लोगों को देखते हैं और वहाँ पे एक डेविड नाम का बंदा होता है जो कि उनका लीडर था। वो बाइबल का एक वर्स पढ़ रहा होता है और उन्हें बताता है कि उन लोगों को स्ट्रांग रहना होगा। तभी वो एक लड़की को रोता हुआ देखता है तो उसके पास जाके उसे संभालता है। हम वहाँ पे एक बैनर को भी देख पाते हैं जहाँ उन्होंने लिखा था कि अगर वो नीड में है तो उन लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। वो लड़की डेविड से पूछती है कि वो उसके पिता को बरी कब कर सकते हैं। तो डेविड अपने आदमी जेम्स की तरफ देखता है और उसे कहता है कि अभी बहुत ठंड है तो उसके पिता को बाद में दफनाएंगे। इस मीटिंग के बाद डेविड बाहर जाता है और अपने सारे लोगों को बताता है कि वो सभी इस भुखमरी से बहुत ही जल्दी ओवरकम कर लेंगे।
जेम्स उससे पूछता है कि उनके पास कितना खाना बचा है, तो वो उसे बताता है कि उनके पास बहुत ही कम खाना है। जेम्स उसे ये भी बताता है कि उनके 2 आदमियों ने एक डियर को देखा था, तो उन्हें उसका शिकार करने चलना चाहिए ताकि उन्हें मीट मिल सके और उन्हें खाना मिल सके। ये सुनकर डेविड जेम्स से कहता है कि वो गन को तैयार करे, वो हंटिंग के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हमें जोएल और एली दिखाए जाते हैं जो ह्यूज टाउन के एक घर के बेसमेंट में रुके हुए थे। जोएल बुरी हालत में होता है और वो उठ नहीं पा रहा था। एली जोएल के लिप्स पे कुछ पानी डालती है ताकि वो उसे पी सके और उनके पास बहुत ही कम खाना बचा हुआ होता है। एली जोएल से कहती है कि वो यहीं पे रहे और उसकी राइफल लेके वो बाहर चली जाती है हंटिंग करने के लिए ताकि उनको कुछ खाना मिल सके। उसे एक रैबिट नजर आता है तो वो उसे शूट करने के लिए जाती है, लेकिन उसकी आवाज सुन के वो रैबिट तुरंत वहां से भाग निकलता है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है और वो देखती है कि उसके सामने एक डियर खड़ा है और वो बहुत ही चालाकी से उसे शूट कर देती है जिससे उस डियर को गोली लग जाती है। लेकिन वो डियर वहां से भागने लगता है और वो उसका खून का पीछा करते हुए उसका पीछा करती है। उसके बाद हमें डियर दिखाया जाता है जो कि मर गया था और वहीं पे डेविड और जेम्स भी हंटिंग करने आए थे जिन्होंने उस डियर को ढूंढ लिया था। वो सोचने लगते हैं कि आखिर इस डियर को किसने मारा होगा। डेविड उससे कहता है कि उसे किसी ने भी मारा हो, उन्हें उसे अपने घर ले जाना चाहिए ताकि वो लोगों को खाना दे सके। तभी वहाँ पे एली आ जाती है जो कि उन दोनों पे गन तान देती है और उनसे कहती है कि वो अपनी राइफल्स को नीचे फेंक दे। डेविड उसकी बात मानता है और उससे कहता है कि वो एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी हिम्मत है और उसे पसंद आया। डेविड एली से कहता है कि वो लोग बुरे लोग नहीं हैं, तो वो अपनी गन नीचे रख दे, वो प्यार से भी बात कर सकते हैं। लेकिन एली उससे कहती है कि वो किसी पे भरोसा नहीं करती। वो अपनी गन नीचे नहीं करती और उससे कहती है कि वो डियर उसने मारा है, तो वो उसे उसका डियर दे दें और वो अपने रास्ते चली जाएगी। डेविड उससे कहता है कि वो लोग इस डियर को हाफ कर सकते हैं। डेविड उससे कहता है कि उसके पास कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा भूखे हैं और अगर वो उनके साथ आएगी तो वो लोग उसे खाना और सब कुछ देंगे। एली उससे कहती है कि वो उनके साथ नहीं आना चाहती। वो उसे बताती है कि उसे मेडिसिन की जरूरत है तो उसे मेडिसिन चाहिए और बदले में वो डियर को उनके हवाले कर देगी। ये सुनकर डेविड जेम्स को गांव की तरफ भेजता है ताकि वो कुछ मेडिसिन ला सके और वो ये बात समझ जाता है कि एली को वो मेडिसिन शायद किसी के लिए चाहिए। जेम्स वहां से निकल जाता है मेडिसिन लाने के लिए और डेविड उसके पास बैठ के उससे बातें करने लगता है। डेविड उससे पूछता है क्या उसके पिता बीमार है जिसकी वजह से उसे मेडिसिन चाहिए, तो एली उससे कहती है कि उसे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। डेविड उससे कहता है कि वो उसे जरा भी हार्म नहीं करना चाहता बल्कि वो उसकी मदद करना चाहता है। वो उसे भी बताता है कि वो क्वारंटीन जोन में 2017 में आया था और क्वारंटीन जोन छोड़कर भाग निकला था और उसके बाद उसे कुछ लोग मिले और उन्होंने एक कम्युनिटी बना ली। वो उसे ये भी कहता है कि उनकी कम्युनिटी में एक लड़की का पिता मारा गया है और किसी अनजान आदमी ने उसे शूट करके मार दिया है। तभी एली को याद आता है कि जोएल ने जिस आदमी को यूनिवर्सिटी के पास मारा था वो शायद उस लड़की का ही पिता था। तभी जेम्स वहाँ पे वापस आ जाता है जो कि अपने साथ मेडिसिन लेकर आया था और वो एली पे गन तान देता है, तो जेम्स उससे कहता है कि वो गन को नीचे कर दे। उसे मेडिसिन देता है और वो मरा हुआ डियर लेकर अपने साथ चला जाता है और एली मेडिसिन को पाके खुश हो जाती है और वो तुरंत वहां से भाग निकलती है। वो तुरंत वहां पे पहुंचती है और जोएल के घाव पे मेडिसिन लगा देती है और उसके बाद वो जोएल के आर्म पे सो जाती है ताकि वो उसे हीट दे सके। इधर डेविड अपने ग्रुप के पास जाता है और किचन में पहुंचता है जहाँ वो डियर अपने साथ लेकर आया था। तभी एक आदमी वहाँ पे मीट लेकर आता है जो कि काफी अजीब तरह का मीट था, मानो कि सभी लोग उसे देखकर खुश नहीं थे। वो सबको मीट सर्व कर देता है और जब वो एक बंदा उससे पूछता है कि ये कौन सा मीट है तो वो उसे बताता है कि ये वेनिजन है। डेविड सबको बताता है कि उन्हें पता चल गया होगा कि यहाँ पे एक लड़की आई थी और शायद उसका फादर जख्मी है और शायद एलेक के पिता को उसी ने मारा है। ये सुन के वो लड़की रोने लगती है और उससे कहती है कि वो उस लड़की और उसके पिता को मार डाले, लेकिन डेविड उसके पास जाता है और उसे एक थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि वो किसी को भी बेवजह जान से नहीं मार सकते। उसके बाद वो अपने मीट की प्लेट तैयार करता है और प्रेयर करके वो सभी उस मीट को खाने लगते हैं। अगली सुबह जब एली उठती है तो वो जोएल का टेम्परेचर चेक करती है। उसका घाव देखती है जो कि पहले से बेहतर था, इसीलिए दोबारा से उसे सुई लगाती है। उसके बाद वो बाहर जाती है और अपने घोड़े को वो स्नो खिलाती है। तभी उसे उड़ती हुई बर्ड नजर आती है जिससे वो समझ जाती है कि शायद उनके पास कोई आ रहा है। वो चुपके से देखती है कि वहाँ पे कई सारे डेंजरस आदमी आए हैं जो कि उस टाउन से आए थे और वो सभी जोएल और उसे पकड़ने के लिए आए थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो तुरंत भाग के उस घर के अंदर जाती है जहाँ बेसमेंट के आगे वो एक ड्रॉर रख देती है ताकि उसके अंदर वो लोग ना घुस सके। वो जोएल के पास जाती है और उसे उसका चाकू देती है और उससे कहती है कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें मारने के लिए। वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेगी और वहाँ से भाग जाएगी और अगर वो लोग यहाँ पे आए तो वो उन्हें जान से मार डाले। जोएल उसकी बात सुन लेता है लेकिन वो इस हालत में नहीं होता कि वो उठ सके। उसके बाद वो बाहर जाती है और घोड़े पे बैठ के वो उन पे शूट करने लगती है जिससे वो ग्रुप डर जाता है और वो उसे शूट बैक करते हैं।
जेम्स बड़ी चालाकी से घोड़े पे शूट कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और एली भी नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी डेविड वहाँ पे आता है और सबसे कहता है कि वो एली को अपने साथ ले जाएं और घोड़े को भी वो अपने साथ ले जाएंगे ताकि वो उसका मांस खा सके। एक आदमी उस घर के अंदर आता है जिसमें जोएल मौजूद था और जोएल उसकी फुटस्टेप्स सुन के अपनी आंखें खोल लेता है। जब वो आदमी नीचे आता है तो उसे जोएल का मैट्रेस मिलता है, लेकिन वहाँ पे जोएल मौजूद नहीं था। तभी जोएल उसके पीछे से आके उसके गर्दन में चाकू घुसा देता है जिससे वो आदमी उसमें लड़ने लगता है, लेकिन जोएल उसे नहीं छोड़ता जिससे कि वो आदमी वहीं पे बेहोश हो जाता है। इस रैली की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक केज में बंद पाती है। वो अपने सामने डेविड को पाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो केज में क्यों बंद है। डेविड उससे कहता है कि सभी लोग चाहते हैं कि वो मर जाए, लेकिन उसने उन लोगों को रोक रखा है उसे मारने के लिए। वो उससे उसका नाम पूछता है तो एली उससे कहती है कि वो उसे नहीं बताएगी। डेविड उससे कहता है कि उसका कोई भी जो जख्मी था वो अब मर चुका होगा, तो उसे अब जिंदगी उनके साथ ही जीनी पड़ेगी। इधर डेविड के आदमी जोएल को ढूंढ रहे होते हैं और एक आदमी को दूसरा बंदा स्नो पे नॉकआउट हुआ नजर आता है। जब वो उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है तो जोएल वहां पे आके उसे बुरी तरह पीटता है। उसके बाद जोएल उन दोनों को घर के अंदर ले जाता है और बांध देता है और वो उन्हें बुरी तरह पीट के उनके टाउन का पता पूछने लगता है। वो उनसे कहता है कि आखिर वो लोग एली को कहाँ पर ले गए, तो वो लोग उसे कुछ भी बात बताने के लिए तैयार ही नहीं होते। तभी जोएल एक बंदे के घुटने में चाकू घुसा देता है और उससे कहता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसका घुटना निकाल देगा। ये सुन के वो बंदा मैप में अपनी लोकेशन उसे बता देता है और उसके बाद जोएल उसे बुरी तरह स्टैप करके जान से मार डालता है। दूसरा बंदा ये देखकर बहुत डर जाता है और वो जोएल से कहता है कि वो उसे कोई भी बात नहीं बताने वाला। तो जोएल उससे कहता है कि उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो उसे मिल गई है, इसीलिए वो उसे भी जान से मार डालता है। इधर एली अपने केज से बाहर निकलने के लिए एस्केप करना चाहती है, लेकिन तभी वो अपने दूसरे केज में किसी का कटा हुआ कान देखती है जिससे वो समझ जाती है कि शायद ये लोग इंसान को मार के खाते हैं। तभी डेविड उसके पास आता है और उसके लिए वो एक प्लेट में खाना लेकर आया था। एली उस खाने को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो इंसान का मांस था, इसीलिए वो उसे नहीं खाती और उसे फेंक देती है और उससे कहती है कि वो जो कर रहा है वो बहुत ही गलत काम है। डेविड उससे कहता है कि ये सिर्फ डियर मीट था, ना कि इंसान का मांस। लेकिन उनका सीक्रेट अब बाहर आ गया है कि वो इंसान का मांस भी खाते हैं। उसे कहता है कि जिंदा रहने के लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना चाहिए। डेविड उससे कहता है कि उसके ऊपर कई सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी भूखा रहे, इसीलिए वो इंसान मार के खाते हैं और इसके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। वो उससे कहता है कि वो जानता है कि वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट है, अगर वो उसे बाहर निकालेगा तो वो उसे एक झटके में ही स्टैप कर देगी। वो भी कभी उसकी तरह हुआ करता था, लेकिन जब वर्ल्ड खत्म हुआ तो उसने अपने आप को बदल लिया। एली उससे कहती है कि वो उसे ये सारी बातें क्यों बता रहा है, तो वो उससे कहता है कि वो उसे अपनी दोस्त बनाना चाहता है। तभी डेविड एली के क्लोज आने लगता है तो एली तुरंत उसकी उंगली तोड़ देती है जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इधर जोएल एली को ढूंढते हुए उस टाउन तक पहुंच जाता है। तभी उसे स्नो पे खून की बूंदें नजर आती हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उसका पीछा करते हुए एक ट्रेल तक पहुंचता है, जिसके अंदर जब वो जाता है तो उसे वहां पे एली का बैग नजर आता है, जिसे वो समझ जाता है कि जरूर इन लोगों के पास एली होगी। वहीं पे उसे 3 ह्यूमन बॉडी लटकी हुई नजर आती हैं, जिनकी गर्दन कटी हुई थी और ये देखकर वो समझ जाता है कि जरूर ये लोग इंसान का मांस खाते हैं। इस एली के पास डेविड और जेम्स आते हैं उसे पकड़ने के लिए और वो जोर से चिल्लाती है और उनसे लड़ने लगती है। वो दोनों उसे टेबल पे लटा देते हैं और डेविड एक बुचर नाइफ निकालता है उसे काटने के लिए, लेकिन एली डेविड का हाथ काट लेती है और उससे कहती है कि वो इन्फेक्टेड है और अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये सुनकर डेविड हैरान हो जाता है तो एली उससे कहती है कि वो उसके हाथ पे देखे और जब वो उसके हाथ पे देखता है तो वहाँ पे काटने के निशान होते हैं। एली उसे डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाती है और उसके हाथ से बुचर नाइफ छीन के वो जेम्स के गले में घुसा देती है, जिससे जेम्स की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो भागने लगती है और डेविड एली को शूट करने लगता है। तभी वो उस रूम में जाके छुप जाती है जहाँ पे डेविड आता है उसे पकड़ने के लिए और वो एक मशाल लेके उसके पास आने का इंतजार करती है। जब डेविड वहाँ पे आता है तो वो उस पे हमला करने के लिए जाती है, लेकिन डेविड अपने आप को बचा लेता है और वो मशाल पर्दे पे जा गिरती है, जिससे कि वो पर्दा जलने लगता है। उसके बाद वो एली को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसे सबक सिखाना होगा, इसीलिए वो उसका शोषण करने के लिए जाता है। लेकिन तभी एली के हाथ एक चाकू लग जाता है, जिससे वो गुस्से में आकर डेविड को रिपीटेडली स्टैब करती है, जिससे कि डेविड की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद एली वहाँ से एस्केप करती है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी जोएल वहाँ पर आता है और उसे पकड़ लेता है और एली उससे कहती है कि वो उसे कुछ ना करे। तभी जोएल वहाँ पे आता है और उसे पकड़ लेता है और एली उससे कहती है कि वो उसे कुछ ना करे। जोएल उसे संभालता है और उससे कहता है कि वो उसके पास सेफ है और एली उसे देखकर खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है।
जोल उसे उसका बैग देता है और उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए और वो दोनों वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। बात करने वाले हैं लास्ट ऑफ अस सीजन 1 एपिसोड 9 के बारे में और दोस्तों ये इसका फाइनल एपिसोड है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो कि जंगलों में भाग रही होती है ताकि वो अपनी जान बचा सके। उसके पीछे हम एक इन्फेक्टेड बंदे की आवाज सुन पाते हैं जो कि शायद उसका पीछा कर रहा था। वो भागते हुए एक फार्म हाउस में पहुंचती है जहाँ पे वो आवाज लगाती है लेकिन वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता है। उसके बाद वो ऊपर जाती है और उसका वाटर ब्रोक होने लगता है जिससे कि वो समझ जाती है कि अब उसकी डिलीवरी होने वाली है। तभी वो दरवाजा लॉक करती है और उसके आगे एक चेयर लगा देती है ताकि वो इन्फेक्टेड उस तक ना पहुंच सके। तभी वो इन्फेक्टेड वहाँ पे आ जाता है जो कि दरवाजा पीटने लगता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लेडी एक बच्ची को जन्म देती है। तभी वो इन्फेक्टेड बंदा अंदर आ जाता है और उस लेडी को मारने लगता है लेकिन वो लेडी उसे अपने चाकू से मार गिराती है। लेकिन जब वो अपने पैर पे देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने उसे काट खाया है पर उसके बच्चे का जन्म उसके काटने से पहले हो गया था जिससे वो बच्ची इन्फेक्टेड नहीं हुई थी। उसके बाद वो वुमन अपनी कॉर्ड काटती है और अपने बच्चे को होल्ड करती है कि उसे ये बात पता होती है कि अब वो बहुत जल्दी मरने ही वाली है। वो अपनी बच्ची को किस करती है और उससे कहती है कि वो बहुत ही स्ट्रांग है और वो उसका नाम एली रखती है और सुन के हम जान पाते हैं कि ये एली की माँ है और एली का जन्म ऐसे ही हुआ था। उसी रात को फायरफ्लाइज का एक ग्रुप वहाँ पर आता है जिसके अंदर मार्लिन होती है और वो उसे ढूंढते हुए उस फार्म हाउस में पहुंचती है जहाँ जब वो अंदर जाती है तो उसे वो लेडी मिलती है जिसका नाम ऐना होता है और वो उसे बचपन से ही जानती थी। वो देखती है कि ऐना की डिलीवरी हो चुकी है और उसे एक लड़की हुई है और वो उसके पैर पे काटने का निशान भी देखती है जिससे वो समझ जाती है कि वो इन्फेक्टेड है। ऐना उससे कहती है कि उसकी बेटी एली के जन्म से पहले उसने उसे नहीं काटा है बल्कि उसने उसे बाद में काटा है तो उसकी बेटी बिल्कुल सेफ है इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाए और उसकी परवरिश करे। मार्लिन उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि अगर वो उस बच्ची को रखेगी तो क्या पता वो भी इन्फेक्टेड निकले। ऐना उससे कहती है कि वो उसे बचपन से जानती है तो वो उस पर यकीन करे और वो एली के ऊपर अपनी ब्लेड भी रख देती है और उससे कहती है कि वो इसे ये ब्लेड दे दे। ये सुन के मार्लिन उसकी बात मान लेती है और वो एली को अपने साथ ले जाती है और अपने आदमी को दे देती है और उसके बाद वो वापस रूम में जाती है और ऐना को शूट करके जान से मार डालती है। उसके बाद सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट डे का समय दिखाया जाता है जहाँ एली और जोल को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एली किसी बात से बहुत ज्यादा निराश होती है और वो ज्यादा बातें नहीं कर रही थी। जोल जब उसे देखता है तो उसका माइंड खुश करने के लिए उसे कुछ गेम्स दिखाता है और उससे कहता है कि वो इस गेम को खेल सकते हैं। उसके बाद जोल उसे बताता है कि वो हॉस्पिटल के बहुत ही करीब आ गए हैं और उन्हें चाहिए वो बहुत जल्द उन्हें मिल जाएगा। उसके बाद जब वो नीचे जाते हैं तो जोल को वहाँ पे एक आरवी नजर आता है जिसे बुरी तरह स्मैश कर दिया गया था। उसके बाद जोल उससे पूछता है कि क्या वो गिटार सीखना चाहती है तो एली अपने आप में ही खोई हुई होती है। वो उसे दोबारा पूछता है तो वो उससे कहती है कि हाँ वो सीखना चाहती है। जोल ये देख के समझ जाता है कि एली किसी बात के लिए निराश है और उसे ये बात पता नहीं होती कि आखिर वो क्या सोच रही है। उसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और सॉल्ट लेक सिटी पहुंचते हैं। एली उससे कहती है कि वो लोग इस बिल्डिंग में जाएंगे और स्काईस्क्रैपर ढूंढेंगे ताकि वो ऊपर जा सके और देख सके कि यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ पर है। जोल उससे कहता है कि वो यहाँ पे डायनामाइट से ब्लास्ट करना चाहता है ताकि उनका रास्ता बन जाए और वो वहाँ से बाहर निकल सके। जब एली उसकी तरफ देखती है तो उससे कहता है कि वो मजाक कर रहा है। हम यहाँ देखते हैं कि जोल वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजाकिया मूड में था लेकिन एली उसका कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। उसके बाद वो लोग एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता नहीं था लेकिन उन्हें वहाँ पे एक लैडर मिलती है जिसकी मदद से वो ऊपर जाने लगते हैं। एली जब ऊपर आती है तो उसे कुछ नजर आता है जिससे वो काफी ज्यादा एक्साइट हो जाती है और उसकी तरफ भागने लगती है। जोली देखकर हैरान हो जाता है और लैडर लगा के खुद भी ऊपर जाता है और जब वो उसका पीछा करता है तो देखता है कि वहाँ पे एक जिराफ है जो कि पास में पड़ी पत्तियों को खा रहा था। जोल एली को लीव्स देता है और उससे कहता है कि वो इसे जिराफ को खिलाए और जब वो उसे खिलाती है तो वो स्माइल करने लगती है मानो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा हो। जोल जब उसे स्माइल करते हुए देखता है तो उसे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जब वो जिराफ वहाँ से चला जाता है तो एली उसके पीछे जाना चाहती है और देखती है कि वहाँ पे उनकी पूरी फैमिली है। जोल उससे कहता है कि वो बहुत ज्यादा दूर आ गए हैं और उसे नहीं पता कि अब उन्हें हॉस्पिटल कब मिलेगा। एली उससे पूछती है कि अब वो लोग क्या करेंगे। जोल उससे कहता है कि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, वो वापस टॉमी के पास जाएंगे और इस बारे में सब कुछ भूल जाएंगे। एली उससे कहती है कि उन्होंने कई सारे लोगों को खोया है और फिर भी अगर वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाए तो क्या फायदा। ये सुनकर जोल उसकी बात मान लेता है और वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें एक आउटडोर मेडिकल सेंटर नजर आता है जो कि अबैंडन्ड हो चुका था। जोल उससे कहता है कि ये फेडरा का नहीं बल्कि आर्मी का था जिन्होंने इमरजेंसी मेडिकल कैंप्स लगाए थे ताकि वो लोगों को ट्रीट कर सके। एली उससे पूछती है क्या वो सारा के साथ यहाँ पर था। जोल उससे कहता है कि वो यहाँ पे नहीं था।
वो उससे कहता है कि वो सारा के बारे में बात नहीं करना चाहता और देखता है कि एली उसके लिए काफी ज्यादा अब केयर करने लगी है। एली उससे पूछती है कि आखिर उसकी क्या स्टोरी है, तो जोएल उसे बताता है कि उसकी कोई स्टोरी नहीं है, सारा मर गई थी और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करे। ये सुन के एली उससे कहती है कि टाइम सारे घाव भर देता है। ये सुन के जोएल रोने लगता है और अपने आंसू पोंछता है। ये सुन के जोएल रोने लगता है और अपने आंसू पोंछता है और एली उसकी तरफ देखती है और समझती है कि वो उसकी जिंदगी में आई है और वो उसे कितना ज्यादा मानता है। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। जोएल उससे कहता है कि वो अपनी जोक बुक निकाले और उसे कुछ जोक सुनाए और एली अपनी जोक बुक निकालती है और वो दोनों उसे पढ़ के हंसने लगते हैं। तभी उन दोनों के पास एक फ्लैश बैंग फेंका जाता है जिससे वो दोनों को कुछ भी नजर नहीं आता और वो दोनों डिजी हो जाते हैं। तभी वहाँ पे कुछ सोल्जर आते हैं जो कि एली को पकड़ के ले जाते हैं और जोएल को वो नॉक कर देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब जोएल की आंखें खुलती हैं तो उसे सबसे पहले फायरफ्लाइज का लोगो नजर आता है और उसके सामने मार्लिन होती है जो कि उससे कहती है कि वेलकम टू फायरफ्लाइज। जोएल देखता है कि वो एक हॉस्पिटल रूम में है जहाँ वो उससे पूछता है कि आखिर एली कहाँ पर है। मार्लिन उससे कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे, वो उसे संभाल लेंगे। उससे पूछती है कि आखिर वो इतने कठिन रास्ते से उसे कैसे ले आया, तो जोएल उससे कहता है कि यहाँ पे उसे लाना कुछ आसान काम नहीं था। एक ना एक दिन उनका कोई ना कोई साथी मारा गया था। जोएल उससे कहता है कि उसे एली से मिलना है, तो मार्लिन उसे बताती है कि उसे सर्जरी के लिए तैयार कर दिया गया है और डॉक्टर ने उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है और उन्हें पता चला है कि शायद एली भी एक कॉर्डिसेप है जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड नहीं हुई है। उसके बाद वो उसे बताती है कि डॉक्टर उसके अंदर से वो रिमूव कर रहे हैं और वो उसके सेल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो एक केमिकल को प्रोड्यूस कर सके और एली को जिंदा रख सके, जिसकी वजह से उनको एक क्योर मिल जाएगा। जोएल को ये बुरा लगता है कि वो लोग एली की सर्जरी कर रहे थे और उसे बात पता होती है कि कॉर्डिसेप्स सिर्फ ब्रेन में ही ग्रो करते हैं। मार्लिन उससे कहती है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन उन्हें एली को इस्तेमाल करना होगा दुनिया को बचाने के लिए और ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रोसेस में वो मर भी जाएगी। ये सुनकर जोएल मार्लिन से कहता है कि वो किसी और को ढूंढ ले क्योंकि उसके होते हुए वो ऐसा नहीं होने देगा। मार्लिन उसे बताती है कि एली को नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा और उसको उन्होंने दवाइयां दे रखी हैं जिससे उसे दर्द भी महसूस नहीं होगा। लेकिन तभी एक फायरफ्लाई उसे हिट कर देता है। उसे भीख मांगता है कि वो उसकी बात समझे और एली को कुछ ना करे, लेकिन मार्लिन उसकी बात नहीं सुनती और वो अपने दो आदमियों से कहती है कि वो उसे नीचे छोड़कर आए। उनसे ये भी कहती है कि अगर ये होशियारी दिखाए तो वो उसे शूट कर दे। ये सुन के वो दोनों आदमी उसे नीचे लेकर जाने लगते हैं, लेकिन जोएल फिगर आउट कर रहा होता है कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। जब वो नीचे जा रहे होते हैं तो जोएल उन दोनों पे हमला कर देता है और उनकी गन छीन के उन दोनों को शूट करके जान से मार डालता है। उसके बाद वो अपना बैग और एली की नाइफ उठाता है और डेड सोल्जर से वो कुछ एमोज ले लेता है ताकि वो बाकी लोगों को मार सके। जैसे ही उसे कोई ना कोई नजर आता है वो सबको शूट करके मार डालता है और एक एक करके वो सबको मार के वहाँ पे लाशों का ढेर बना देता है। जब वो आगे बढ़ता है तो फाइनली उसे सर्जरी रूम नजर आता है जिसके अंदर उसे एली नजर आती है जो कि बेहोशी की हालत में थी और डॉक्टर उसकी सर्जरी की तैयारी कर रहे थे। तभी जोएल अंदर आता है और डॉक्टर्स पे गन तान देता है और उनसे कहता है कि वो जल्दी से उसे रिहा कर दें। एक डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो उसे शूट करके मार डालता है और ये देखकर बाकी नर्स डर जाती हैं और एली को वो लोग अनहुक कर देती हैं। तभी जोएल उसे उठाता है और अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है। अब एली उसके साथ थी और वो पूरी तरह सेफ थी और वो उसे उठाकर सीधा पार्किंग में पहुंचता है जहां मार्लिन उसके लिए इंतजार कर रही थी। उसे सामने आके उस पे गन तान देती है और उसे कहती है कि वो एली को सारी जिंदगी सेफ नहीं रख सकता, उसके लिए उसने यहाँ पे बहुत सारे इंसानों को मार दिया है, लेकिन जब वो बड़ी होगी तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी और उसके बाद वो क्या करेगा। जोएल उससे कहता है कि हो सकता है कि ऐसा होगा, लेकिन तब की तब देखी जाएगी। फिर जोएल एली की तरफ देखने लगता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। हम जोएल को देखते हैं जो कि गाड़ी लेकर रोड पे ड्राइव कर रहा था और उसके पीछे एली होती है जो कि बिल्कुल सही सलामत थी। जब एली को होश आता है तो वो अपने आप को जोएल के पास पाती है और वो उससे पूछती है कि वो हॉस्पिटल में थी तो वो लोग बाहर कैसे आ गए। ये सुनकर जोएल उससे झूठ कहता है और उसे बताता है कि उसके अलावा और भी कई सारे लोग इम्यून हैं जिसके बारे में फायरफ्लाइज को पता चल गया है। फिर हमें पार्किंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोएल ने मार्लिन को शूट कर दिया था। प्रेजेंट सीन में एली पूछती है कि उसके कपड़े कहाँ पर हैं, तो जोएल उससे फिर से झूठ बोलता है और कहता है कुछ रेडर्स ने हॉस्पिटल में अटैक कर दिया था जिसकी वजह से वो उसे वहां से बचाकर बहुत ही मुश्किल से लाया है। एली उससे पूछती है कि वहाँ पे लोग मारे गए हैं, तो वो उससे कहता है कि हाँ वहाँ पे ढेर सारे लोग मारे गए हैं। फिर एली पूछती है कि क्या मार्लिन ठीक है, तो जोएल इस बात का कोई जवाब नहीं देता और उससे कहता है कि वो अब घर जा रहे हैं। एली समझ जाती है कि शायद वो भी मारी गई है, इसीलिए जोएल उससे कहता है कि वो उसे माफ कर दे। फिर हमें वापस से गराज का सीन दिखाया जाता है जहाँ मार्लिन अभी मरी नहीं थी और उसे गोली लगी हुई थी। वो जोएल से कहती है कि वो उसे जाने दे, तो जोएल उससे कहता है कि अगर वो उसे आज जाने देगा तो फिर से एली को पकड़ने के लिए अपनी सेना के साथ आ जाएगी। ये कह के वो उसके हेड में शूट करता है जिससे मार्लिन की मौत हो जाती है। उसके बाद हम जोएल और एली को देखते हैं जो कि व्योमिंग के लिए जा रहे थे और उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है।
जोएल एली से कहता है कि वो लोग अब व्योमिंग के बहुत ही पास आ गए हैं, तो वो दोनों पैदल ही वहाँ पे जाने के लिए निकल सकते हैं। जब वो दोनों पैदल चलने लगते हैं तो जोएल उसे बताता है कि वो अक्सर अपनी बेटी के साथ ऐसे ही हाइकिंग किया करता था। ये सुन के एली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, तो वो ये सोच रही होती है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक जैक्सन नजर आता है और जोएल ये देखकर खुश हो जाता है और उससे कहता है कि उन्हें नया घर मिल गया है। एली बहुत ही ज्यादा वरीड होती है ये सिचुएशन को देखकर और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करेगी। वो जोएल को रोकती है और उसे बताती है कि पहली बार उसने अपनी दोस्त राइली को मारा था क्योंकि उसे एक इन्फेक्टेड बंदे ने काट लिया था। राइली उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और ये देखकर वो बहुत ज्यादा टूट गई थी, इसीलिए उसने उसे जान से मार डाला था। उसके बाद वो जोएल से कहती है कि वो कसम खाए कि अभी तक जो भी उसने उसे बताया है, तो जोएल उससे झूठी कसम खाता है कि जो भी उसने बात बताई है वो सारी सच है। हम यहाँ देख पाते हैं कि वो फायरफ्लाइज को मार के खुश नहीं था, लेकिन एली को बचाने के लिए उसने ये सब किया था और वो एली से झूठ कह रहा था क्योंकि उसे सच पता चलता तो वो वहाँ से चली जाती और वो उसके साथ कभी भी नहीं रहती। जोएल को अब एक नई बेटी मिल चुकी थी और वो उसका एक पिता की तरह ख्याल रख रहा था। एली उसकी बात मान लेती है और उससे कहती है कि अगर वो सच बोल रहा है तो ठीक है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी 9th एपिसोड की कहानी। अब इसका सीजन 2 आएगा तब पता चलेगा कि आगे क्या होगा। तो अगर आप सीजन 2 के लिए एक्साइटेड है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।